अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब अफजल। मेरे साथ हमेशा की तरह स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह जो कि इस्लामाबाद में होते हैं। तो हम एक ही शो में आपको दोनों सिटीज़ का बाकायदा विजिट कराते हैं। तो लाहौर में क्या हैपनिंग है इसको हम डिस्कस करेंगे। खासतौर पर पब्लिक न्यूज़ में बड़ी हैपनिंग हुई है कल, वो क्या थी उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फौरी तौर पर हरमीत पाजी को शो में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहाब। हाँ, आपने सही दुरुस्त फरमाया कि कल हैपनिंग और ज़्यादा हलचल थी। मेरे ख्याल में शायद आप चली गई थी लेकिन स्क्रीन पर हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, तो मेरे ख्याल में तफसीलन आप ही अगर बता दे तो अच्छा होगा। अच्छा हरमीत, मैं इस चीज़ का आगाज़ इस तरह से करूँगी कि वक्त का पहिया हमेशा इस तरह से ही चलता रहता है और अगर हम एक ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी की चीज़ों की बात करें तो हर चीज़ मुसलसल बदलती रहती है। एक चीज़ है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो है बज़ाते खुद तब्दीली, यानी चेंज आता रहता है। आप पब्लिक न्यूज़ और अगर हम A+ की बात करें तो ये एक ही इदारा था जो कि साल साल आपको एंटरटेन करता रहा है, लेकिन अब A+ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम पब्लिक न्यूज़ की बात करें तो वहाँ पर उसकी ऑनरशिप अब तब्दील हो चुकी है। आपको हम बताते हैं कि मियां मोहम्मद मुश्ताक जो है वो अब पब्लिक न्यूज़ के चेयरमैन कहलाएंगे। इसके अलावा अगर हम CEO की बात करें तो अहमद शाही अब पब्लिक न्यूज़ के CEO होंगे। और कल ये हैपनिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ पब्लिक न्यूज़ में जो हुई, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल पब्लिक न्यूज़ का विजिट किया और वो सारे डिपार्टमेंट्स पहुँचे। और अगर हम चेयरमैन साहब की बात करें या CEO की बात करें तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, बड़ा वार्म वेलकम किया। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि हमारी पूरी टीम ने उन्हें बड़ा वार्म वेलकम किया। और आपको पता है कि जब भी कोई ऑनरशिप लेता है तो इसके साथ लेता है कि हमने क्रेडिबिलिटी न्यूज़ जो है वो देनी है, ये इसके अलावा हमने रिलायबिलिटी पे बड़ा फोकस करना है। तो अगर हम चेयरमैन की बात करें मियां मोहम्मद मुश्ताक साहब की, तो उनका यॉनरा भी फ़िलहाल यही है। वो यही चाहते हैं कि पब्लिक न्यूज़ की ऑनरशिप लेने के बाद मुल्क की फ़लाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए सहाफ़त में ख़ास तौर पर एक ऐसा मकाम बनाया जाए जहाँ पर आप जो भी न्यूज़ हो, जो भी खबर हो, वो सियासत की हो या किसी भी और शोबाजात की हो, उसमें क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इन तमाम चीज़ों को मलूज़े खातिर रखते हुए एक ऐसी टीम बनाई जाए जो सहाफ़त में सहाफ़ियों को हुकूक भी दे और आपको यानी पब्लिक को, जैसे पब्लिक न्यूज़ का जो पूरा लोगो है वो डिपिक्ट करता है कि पब्लिक को बिल्कुल सही आगाह करना है। तो इस हवाले से कल ये विजिट जो है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किया। वो उस तमाम डिपार्टमेंट से पहुँचे, प्रोडक्शन टीम से मिले, डायरेक्शन टीम से मिले, इसके अलावा मैनेजमेंट से मिले, न्यूज़ रूम का विजिट किया। अब ऑन स्क्रीन जो कुछ विजुअल्स हैं वो भी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तो बड़ा एक वार्म वेलकम पूरी टीम ने उनको किया और वो काफ़ी खुश हुए यहाँ पर आके। मतलब उनका कहना यही था कि जो भी सूरत हाल है और मुल्क की सहाफ़त में हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो कि न्यूज़ पर फोकस करें, क्रेडिबिलिटी पर फोकस करें, मुस्नद खबर और हकीकी खबर होने पर काम करें। तो उन्होंने बड़ा नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हम भी एज अ टीम जो है वो मालिकान को और चेयरमैन और जो CEO हैं उन नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और हम भी नेक तमन्नाएं हमारी उनके साथ हैं। इंशाल्लाह एज अ टीम हम कोशिश करेंगे। आपने दुरुस्त फरमाया कि कैसा सफ़र जिसका आगाज़ मैं अगर अपने करियर का कहूँ तो अगर आज मैं कुछ हूँ तो इसमें कोई शक नहीं कि जो पिछली मैनेजमेंट थी, सेठ जवार साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इस तरह फवाद खुर्शीद साहब, डॉक्टर साहब, तो इन लोगों ने बड़ा कमाल का साथ दिया और उनकी वजह से अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला और मैं अगर बैठा हूँ और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव काम हम कर रहे हैं तो ये एक अच्छा और एक खूबसूरत दौर, एक खूबसूरत वक्त उनके साथ गुजरा। और अब जो नई मैनेजमेंट आई है हमें यकीन है कि जिस तरह बड़े प्रोफेशनल तरीके से और जिस तरह हम देख रहे हैं कि उनका भी एक अंदाज़ डिफरेंट है और उनकी जो सोच है, जो आपने फरमाया कि एक ही सोच है कि सहाफ़त की जो खिदमात है वो उन जेनुइन सहाफ़ियों से ही ली जाएँ और सहाफ़त के हवाले से जो ख़बरें हैं, यानी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ चैनल्स के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं जो ख़बर चली जाती है उस पर भी मायूसी होती है कि हाँ ये ख़बर हमने ना दी होती तो अच्छी बात होती। तो मेरे ख्याल में कोशिश यही है कि पब्लिक की जो नई मैनेजमेंट है और फिर कल राना सनाउल्लाह साहब आए, हम देखते हैं कि इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो चाहे वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, काफ़ी डिस्कशन उनकी उन पर हो रही है, बहुत सारे बयानात पर भी हो रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा अहम रोल है उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। और मेरे साथ मैं तो अपनी बात करूं क्योंकि मैं तो एक रिपोर्टर के तौर पर जब भी पार्लियामेंट गया हूं तो राना सनाउल्लाह साहब, मैं कल भी आपको ब्रेक में बता रहा था कि अगर हम उनको देखते हैं कि कभी कभी उनके मिजाज में बड़ी सख्ती होती है, लेकिन जब आप उससे नॉर्मल लाइफ में मिलते हैं तो बड़े हंसमुख है और बड़ी गपशप उनके साथ, और मेरे साथ जब भी मिलते थे तो बड़ी छप्पी पा के मिलते थे।
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो नई मैनेजमेंट है उनकी भी सोच एक पॉजिटिव है, और हमें भी यकीन है कि एक नई मैनेजमेंट के साथ बल्कि हम भी उनकी जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतरेंगे, और हमारी भी वही तवक्कुआत हैं जो हम लास्ट मैनेजमेंट के साथ हमारा जो वक्त गुजरा। लेकिन बहरहाल एक प्रोफेशनल, एक साफ़ी का काम होता है प्रोफेशनल तरीके से ख़बर को आवाम तक पहुँचाना, तो हम अपने उन फ़राइज़ को उसी तरह से अंजाम देंगे, और मुझे यकीन है कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो उसी पर ही बिलीव करती है। तो बस हम इस चीज़ का अहद करते हैं कि एज अ टीम हम पूरी कोशिश करेंगे कि चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ मियां मोहम्मद मुश्ताक और CEO जो हैं अहमद साही, उनके साथ मिलकर एज अ टीम एक ऐसी बुनियाद रखी है, सहाफ़त किस मेयार तक पहुंच जाए जो बेसिकली पूरी दुनिया में अभी आप देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हैं। सहाफ़ी को क्या करना चाहिए, अगर आपने ख़बर एक पब्लिक को देनी है तो वो कितनी मुस्तनद हो, हकीकत पर मबनी हो, और आपने बाइस नहीं होना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सहाफ़त में बड़ी ज़रूरी है, इनको मलूज़ खातिर रख कर ही एज अ टीम हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पब्लिक न्यूज़ के मेयार को और मज़ीद बेहतर कर सकें, और तरक्की जो है उसमें पाकिस्तान की तरक्की में ख़ास तौर पर अपना अहम किरदार अदा कर सकें। जो भी माशी सूरत हाल है, जो भी इस वक्त सियासी सूरत हाल है, अहम और बिल्कुल हकीकत पर मबनी ख़बरें जो हैं वो आप तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। प्रोग्राम चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे वो न्यूज़ हो, या चाहे वो मॉर्निंग शो हो, ये आपके लिए है, यानी आम पब्लिक के लिए। तो हरमीत, मैं और आप एज अ टीम भी उन्हें खुशामदीद भी कहते हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार भी करते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एज अ टीम हम बेहतरीन काम करेंगे। खैर, आज की गुड मॉर्निंग पब्लिक में बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने के लिए, कल पब्लिक न्यूज़ की जो हैपनिंग थी हमने कहा सबसे पहले आपसे वो शेयर कर लेते हैं, तो उसके बाद अब पूरा गुड मॉर्निंग पब्लिक जो है उसमें क्या क्या अब आपने देखना है पूरे 1 घंटे में आपसे वो शेयर करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज, टॉप ऑफ द ऑल। तो टॉप ऑफ द ऑल ऑब्वियसली आपको पता है कि हम सबसे पहले सियासत को टच करते हैं। तो सियासी सूरत हाल जो फिर कल मुल्क की रही, आपको पता है कि 1 मार्च को आने वाला अज़-खुद नोटिस जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया है, उस पर PTI ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का दोबारा से फैसला किया, और अज़-खुद नोटिस की खिलाफ वर्जी पर आपने देखा उम्मीद कल ये हुआ सारी सिनेरियो कि उस पर समाअत शुरू कर दी गई है। लेकिन जब समाअत शुरू की गई तो जो फैसला 1 मार्च को आया था अज़-खुद नोटिस पर, वही कंट्रोवर्शियल हो गया है कि वो 3-2 से फैसला था, जज साहिबान की हम बात करें, या 4-3 से वो फैसला दिया गया था। तो आईनी एक और बहस है जो कि छिड़ गई है। लेकिन अब इस सूरत हाल में सियासी जो लीडरान हैं, जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनकी क़यादत इस हवाले से क्या कहती है। खैर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान उठ गए हैं। और अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो इलेक्शंस के बारे में तो खैर अभी कुछ कहा जा सकता ही नहीं है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। ये हमारा टॉप स्टोरीज में टॉप होगा, उसके बाद हम आपसे आगे बढ़ेंगे और हमने बात करनी है आज, चूँकि हम रोज़े की बात करते हैं तो रोज़ाना के रोज़ाना प्रोग्राम में कोई ना कोई एक ऐसा सेगमेंट ज़रूर होता है कि हम आपको बताते हैं जनाब आपने रोज़ा तो रखना है, लेकिन आपने साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोज़े से मुंसलिक और आपको बहुत सारा फ़ायदा दे सकती हैं, तो उनको भी आपने कीप इन माइंड रखना है। यानी आज आपको पता है ना ये गर्मियों के रोज़े हैं हरमीत, ना ये सर्दियों के रोज़े हैं, इन बिटवीन कोई सीज़न है। आपको पता है शुरू के रोज़े थोड़े गर्म थे, उसके बाद रोज़े ठंडे हो गए, अब फिर गर्मी आहिस्ता आ रही है। तो डिहाइड्रेशन खासतौर पे रोजे में, तो वैसे भी मौसम जैसा भी हो, पानी चूंकि आप नहीं पीते तो वो डिहाइड्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है, और अगर आप इफ्तार के फ़ौरन बाद पानी ज़्यादा पीते हैं तो भी मसाइल हो जाते हैं। एतदाल से काम लेना है आपने, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस सेगमेंट में। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे, और हमने हमेशा इस चीज़ का जिक्र किया है, हर रोज़ हमने ये सेगमेंट कंपल्सरी अपने प्रोग्राम में रखना है कि हमने महंगाई के बारे में तो बात करनी है। कल तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुख्तलिफ सिटीज़ में मौजूद थे, इस्लामाबाद से लाइव थे, कराची से लाइव थे, लाहौर से लाइव थे, लेकिन अब आम आदमी, आम शहरी के नफ्सियात पर कितना ज़्यादा असर हो रहा है इस बढ़ती महंगाई की वजह से। अगर आप कमाने की बात करते हैं हरमीत, या आप कारोबार करने की बात करते हैं, या आप जॉब करने की बात करते हैं, तो ये महंगाई ऑलरेडी आपको इतना स्ट्रेस में लेके आ रही है, इतनी बेयकीनी की सी सूरत हाल है कि किसी को कुछ नहीं पता कि आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा या मौजूदा हालात। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जिससे भी आप पूछें, चाहे आप जाती हैं जो ताजिर है उससे आप पूछें, या आप हमारे जैसे जॉब करने वालों से पूछें, तो एक घर का जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए अब लोग फिक्रमंद हैं। फिर हम देखते हैं एजुकेशन है बच्चों की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि वो असरअंदाज हो रही है आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी शख्सियत पर, और कहीं ना कहीं आपको लेके जाती है उस रास्ते पर जो हम देखते हैं कि जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो भरे होते हैं, और वजूहात क्योंकि मुल्क की जो करंट सिचुएशन है वो अमूमन उसका असर जो है वो हमारी सबकी शख्सियत पर पड़ता है, और यही आजकल हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, बड़ा आम है।
खैर ये इतने सारे स्ट्रेस माहौल में आपको ये भी बताना है कि नफ्सियात पर हावी करने वाली चीज़, तो वैसे हम जितनी मर्जी बातें कर ले अपने प्रोग्राम में, ऑब्वियसली जो बंदा परेशान है और जो पैसों की वजह से, मुलाजमत की वजह से परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है, उसकी परेशानी जू की तू है। अनटिल और अनलेस हमारी हुकूमत कोई इक़दाम इस तरह से नहीं करती कि महंगाई को थोड़ा, ईद से पहले ज़्यादा नहीं थोड़ा कंट्रोल कर सके। बिकॉज जो असरात हरमीत हमें नज़र आ रहे हैं, चूँकि अब रमज़ान के ये हालात है तो ईद करीब आ जाएगी, तो आपको पता है कि हर चीज़ की प्राइसेस डबल हो जाएंगी। और ईद ऐसा त्यौहार होता है जो सब मनाते हैं, जो सब खुशी से मनाते हैं, एहतमाम करते हैं, तो इतनी महंगाई में क्या करेंगे, ईद कैसे मनाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। खैर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हम कल वैसे सब्जियों की बात भी कर रहे थे, फलों की बात भी कर रहे थे, लेकिन आज हमने कोशिश की है, हमारी टीम ने कोशिश की है कि हर एक फ्रूट जो है उसकी जो अफादियत है उस पर एक सेगमेंट किया जाए। तो ये सेगमेंट जो है, ऑब्वियसली हर फल की बहुत सारी अफादियत है और हर एक फल जो है उसकी अपनी खासियत है, उसका अपना एक वाइटामिन है, उसका अपना एक फ़ायदा है जो कि आपकी बॉडी को होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे मेलन की, यानी हम खरबूजे की बात करेंगे। उसकी अहमियत क्या है, उसकी इफादियत क्या है, किस टाइम खाना चाहिए, क्योंकि बड़े आपको पता है हरमीत कहते भी खरबूजा खा लो तो पानी नहीं पीना चाहिए। ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने सुनी होंगी, तो खैर हम आपको एहतियात भी बताएंगे। अगर खरबूजा खा लिया भैया तो आपने लस्सी का गिलास नहीं पीना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपने दुरुस्त फरमाया। तो हम ये सारी, लेकिन वैसे भी अगर मैं बात करूं तो मैंने अफगानिस्तान में जो मैंने देखा है, तो वहां पे गरम गरम जो तंदूर की रोटी होती है उसी के साथ खरबूजा खाया जाता है। ओह माय गॉड, ठंडा और गरम का कॉम्बिनेशन। चलिए जी, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से इनटेक करना है इसका। और ये हमारी टॉप स्टोरीज हैं आज की। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज। गुड मॉर्निंग पब्लिक का डेली डोज जो है वो आज आपको बताते हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो रमज़ान से मुंसलिक की, मतलब रमज़ान की जो खबरें, खासतौर पर हमारे, आप कल भी आपने नोटिस किया होगा, आज भी खबरें जो है वो रमज़ान से मुंसलिक ही हैं। तो पहली डेली डोज की खबर आपको देते हैं। वैसे हरमीत, हमने कुछ 1-2 दिन शायद पहले खबर दी थी कि इराक में एक शहरी ने अपना वो पूरा रजिस्टर जला दिया जिसमें तमाम जो कर्जा जात है वो दर्ज थे, कि जिसका जितना कर्ज था, जिसका जितना उधार था वो जला दिया, और उसने कहा मैंने सबको माफ़ कर दिया। लेकिन एक और बड़ी अच्छी खबर है जो कि सऊदी अरब से है। खबरें ये पाकिस्तान से भी होनी चाहिए। और हरमीत, आपको याद है, आपने भी कल फेसबुक पे कोई स्टेटस लगाया हुआ था हिंदू बरादरी को लेके और सिख बरादरी को लेके। वो स्टेटस भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं चाहती हूँ कि आप उसको भी कोट करें। लेकिन उससे पहले मैं ये खबर देती हूँ कि 32 साला ये शहरी जो है वो सऊदी शहरी है। लेकिन आपको पता है कि रमज़ान में मुफ्त रोटी देने वाला ये पाकिस्तानी नान बाई की धूम में, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे है। तो ये बेसिकली ये जो साल हो गए, कम से कम 30 से ज़ायद साल हो चुके हैं कि उसकी ये रूटीन है। और वो पाकिस्तानी है, क्या करता है, रमज़ान में ख़ास तौर पर मुफ्त रोटी देता है। और इस बात पे इतना खुश है हरमीत, वो कहते हैं कि जब लोगों की तादाद, मुफ्त रोटी लेने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो मुखय्यर हज़रात बड़ी तादाद में मैदान में आ जाते हैं, मुझे हेल्प आउट करते हैं, और मैं इस नोबल कॉज में मज़ीद आगे बढ़कर जो है रमज़ान में इससे फ़ायदा उठाता हूँ और लोगों को भी इससे मुस्तफ़ीद करता हूँ। अच्छा सोहा, यही जेस्चर मैंने 2006 में देखा था। जब हम जाते थे मुख्तलिफ शहरों में तो मैंने ये देखा था कि तंदूर पर एक टोकरी पड़ी होती थी और उसमें लिखा होता था कि कुछ रोटियां हम दे रहे हैं, कुछ आप देना चाह रहे हैं रमज़ान के महीने में, तो इसमें ही पैसे डालें। और मैंने देखा कि मुख्तलिफ सवात और दीगर इलाकों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती रही। और जो पोस्ट की आपने बात की तो इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो मुसलमान है या सिख या हिंदू है, हम सब पाकिस्तानी। और ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के दिलों में वो चीज़ आज भी है। और मैंने देखा निरंजन सिंह के नाम से जो पिशावर के एक बाड़ा के इलाके से उनका ताल्लुक है, हाँ। तो वो पूरा साल उसके बारे में यही था कि वो कमाते हैं, लेकिन रमज़ान का जब महीना आता है तो वो अपनी तरफ से जो है पूरा डिस्काउंट लगा लेते हैं। और वो उनका कहना ये था कि क्यों ना मैं अपने मुसलमान भाइयों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दूँ, यहाँ पर रिलीफ दूँ, और पूरा साल मैं कमाता हूँ तो इस महीने में अगर मैं ना भी कमाऊँ तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और इसी तरह बड़ग्राम के एक हिंदू ताजिर है जिसने, और कपड़ा भी बहुत अच्छा कपड़ा है, मैं बड़ग्राम गया और इन सब से मेरी मुलाकातें हुई हैं, तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दुकान है उनकी। तो वहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट लगाया कि जो 2000 का है तो वो 1000 का आपको सूट मिल रहा है, 1400-1500 का सूट है तो वो 700 का मिल रहा है। तो आपने जो ईद की बात की, यकीनन ईद के दिन आने वाले हैं और महंगाई उरूज पर है, घरों में बच्चों की ख्वाहिश होती है ज़्यादातर कि वो 2-3 सूट ज़रूर सिलवाएं। ख़वातीन भी इस मामले में बड़ी एक्टिव होती हैं, मर्द हज़रात बेचारे ये कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं पुराना सूट भी पहन लिए तो कोई परवाह नहीं होती, लेकिन बच्चों का ख्याल रखना होता है और साथ साथ में फैमिली जो ख़वातीन होती हैं उनका, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जेस्चर है और सबको कहीं ना कहीं मिसाल देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किलात जो हैं वो सब पर हैं
कहीं ना कहीं हर दूसरा शख्स जो है वो मुश्किलात का में उलझा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि सऊदी अरब में भी हमारा पाकिस्तानी जो है इस किस्म का पैगाम दे रहा है, तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन खबर चूंकि सऊदी अरब से है, मैं चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी खबरें या ऐसी सोच कम से कम पाकिस्तानियों में भी होनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तानियों को उम्मीद इस वक्त अशद ज़रूरत है मदद की। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि इस महंगाई की चक्की में पिस रहा है और शदीद परेशानी से दो चार है। तो जहाँ पर अपने घर वालों का ख्याल करते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, दोस्त बाप का ख्याल करते हैं, रोज़ों में और ईद में ख़ास तौर पर आपने उन लोगों का भी ख्याल करना है जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन इंसानियत का ताल्लुक है, उनकी मदद करनी है और ऐसे लोगों को ढूंढना है। वैसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हर शहर में, हर देहात में, हर गांव में। तो बस आपने कोशिश करनी है कि अपनी खुशी में उन्हें याद रखें और खुशी उनके साथ ज़रूर बांटें। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर आपको देंगे। अगली खबर बड़ी दूर से है, इतनी दूर से है कि आप सोचें, इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि एक कॉलेज हो और आप उसमें इकलौते तालिब हों या मतलब तालिब इल्म हो, तलबा भी हो सकते हैं, तालिबात भी, तो मैं खैर ये प्लूरल तो है नहीं, सिंगुलर की हम बात कर लेते हैं। एक ही ये तालिबा है, वाहिद तालिबा जिसने ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। लेकिन अब इसका ताल्लुक कहाँ से, ये मैं आपको बताती हूँ। सोचे, इमेजिन करें पूरे कॉलेज में एक ही तालिबा हो। जापानी जजीरा है जहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है, और वो स्कूल जो है, क्योंकि वहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ लोगों की तादाद मेरे ख्याल से 35 है, 34, बल्कि 35 भी नहीं, 34 लोग टोटल हरमीत उस जजीरे पे रहते हैं, जिसमें माहीगीर भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं, मतलब हर एज ब्रैकेट के लोग हैं। लेकिन ये वाहिद यंगेस्ट तालिबा है जिसने इस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और 7-8 साल में ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। और आपको पता है कॉन्वोकेशन जब हो रही है, देखिए ये ऑन स्क्रीन जो आप पिक्चर देख रहे हैं कॉन्वोकेशन की है। अब इस कॉन्वोकेशन में तमाम इसके साथीज़ा भी मौजूद हैं, इसके दो दोस्त बाब है वो भी मौजूद हैं, पेरेंट्स भी मौजूद हैं, और इसके जो जजीरे के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये भी बड़ा क्रेडिट है। आप सोचिए कि आप एक कैसे बच्चा एक ही बच्चा पढ़ रहे हैं ना, और कोई बच्चा ही नहीं है क्लास में आपके वैसे साथ। अगर हम जब भी तरक्की पजीर ममालिक की बात करते हैं, उनका जिक्र करते हैं और वहाँ की आवाम की खुशहाली की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम। जापान के बारे में एक और स्टोरी जो शायद आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, और हमने भी उसके बाद सोशल मीडिया भी काफ़ी, वो एक साल था जब उसमें ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि एक खातून जो वहाँ से कोई और गाड़ी ट्रांसपोर्ट नहीं जाता, उसने जाना होता है, रेगुलर जाना होता है कॉलेज की तरफ, तो उसको ट्रेन जो है वो पिक करती है रेगुलर। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मयार क्या है वहाँ का सिस्टम, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे बात की जाती है माजर के साथ, हम जो है यहाँ पे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे लेक्चरशिप जो है, लेक्चरार जो है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लेक्चरार आपको नायाब नजर आएंगे। लेकिन आप ये देखें कि एक स्टूडेंट है और उसके लिए तमाम तर असातिज़ा की मौजूदगी का होना, फिर एक अकेली इकलौती स्टूडेंट का ग्रेजुएट होना, कितनी बड़ी बात है। तो यही वजह है कि अगर हम एजुकेशन पे फोकस करते, दो चीज़ों पे फोकस करते, तो मेरे ख्याल में आज एक बहुत बड़ा टैलेंट हमारे मुल्क में मौजूद है, और कहीं ना कहीं यही टैलेंट आपको लेके जाता है, मुल्कों को आगे लेके जाने में इसी इंसानों का काम होता है। तो मेरे ख्याल में ये देखिए ना, जापान में एजुकेशन के हवाले से हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी सरगर्मी होती है जो कि मेरे ख्याल में काबिल तहसीन है। और हरमीत आप देखिए ना, कौमों की तरक्की का राज भी तो तालीम में ही है ना, तालीम में है, तरबियत में है। अब यहाँ पर अगर हम एक प्रैक्टिस देखें जो कि देखी भी जाती है, स्कूल में एक क्लास में बच्चे कम है तो असातिज़ा को ही छुट्टी दे दी जाती है कि बच्चे कम हैं या बच्चों की तादाद कम है। यहाँ पर एक तालिबा की वजह से पूरा कॉलेज एक्टिव था, मतलब असातिज़ा भी आ रहे थे, प्रिंसिपल भी आ रहा था। अगर हम बाकी एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो ओबियसली कॉलेज को चलाने में बहुत सारे एक्सपेंस लगते हैं, लेकिन उस एक तालिब इल्म जो है, उस एक तालिबा की तालीम इतनी अहम थी कि तमाम जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए गए, बुरोकार लाए गए और उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई। तो तालीम पीछे होने की वजह से शायद आज इतना मसला है पाकिस्तान में और इतने मसाइल से हम दो चार हैं। तो खैर इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर हम बजट की बात करें हरमीत, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात पे होता है कि अगर हम अपने पूरे बजट को देखें तो उस बजट में सिर्फ अपनी तालीम की परसेंटेज देख लें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी तरजीहात क्या हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि तरजीह बुनियादों पर हम तालीम को रखते हैं या नहीं रखते हैं। इतना बजट जिसमें तालीमी मेयार को बेहतर करना दूर की बात है, जो मौजूदा हालात है उसको ही पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो हमारे स्कूल्स हैं हरमीत, वो इस हवाले से बिल्कुल ठीक एक्सक्यूज़ देते हैं कि वसाइल नहीं है। अच्छा, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, आपने ऐसे खंडरात के स्कूल बहुत देखे होंगे, बहुत सारे इलाकों में स्कूल बने हुए हैं,
वहाँ पर स्कूल मौजूद है, जगह मौजूद है, नहीं है तो साथीज़ा नहीं है, नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है, नहीं है तो वसाइल नहीं है, नहीं है तो पढ़ाने वाले नहीं है, पढ़ने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा है और पढ़ाने वाले हैं नहीं। बल्कि आप देखिए ऐसे इलाकों में अगर पढ़ाने वाले हैं भी तो वो मयार पे भी पूरा नहीं होता, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि मुझे याद है, आप फिर मैं अपना जिक्र करूंगा कि हमारे इलाके में एक वक्त ऐसा था कि हम मुकबरे में जाके पढ़ते थे और टीचर आके हमें वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता था और फिर एक मस्जिद थी, मस्जिद के इमाम ने कहा कि क्यों ना यहाँ पे एक क्लास शुरू की जाए। तो ये शुरुआत अगर वहाँ से आपकी होती है तो ये तो वो इलाके हैं जो बड़े करीब हैं, लेकिन ऐसे इलाके मज़ाफ़ाती इलाके कि वहाँ पे ये सिस्टम ही मौजूद नहीं है और ना उस साइड पे कोई फोकस है। तो मेरे ख्याल में फोकस होना चाहिए। बहुत बड़ा टैलेंट मौजूद है मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों में। थोड़ा बहुत काम अगर किया जाए तो मेरे ख्याल में ऐसे ऐसे नायाब हीरे आपको मिल जाएंगे कि जो वतन के लिए, जो मुल्क की खुशहाली में बहुत कारआमद साबित होंगे। वेरी ट्रू। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर पाकिस्तान, वैसे तो मतलब बहुत सारी पाकिस्तान में चीज़ें ऐसी हैं जो कि काबिल दीद हैं, लेकिन एक नया सोशल मीडिया सेंसेशन जो है वो आपको दिखाते हैं। इलॉन मस्क का तो आपको पता होगा, आपको पता है बिजनेस टाइकॉन, दुनिया का अमीर तरीन शख्स, उसके अलावा ट्विटर का मालिक और बड़े सारे क्रेडिट हैं इनके। लेकिन भाई पाकिस्तान के पास तो अपना इलॉन मस्क है, आपके पास होगा आपका अपना। हमारा तो जो है वो फ्रूट चाट भी खाता है, दही बल्ले भी खाता है और फ्रूट मंडी में फ्रूट्स भी लेके आता है कि फ्रूट चाट खानी है तो वो बनानी भी है। तो ये जो हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, आप रिजेम्बलेंस चेक करें। मतलब मैं तो खुद इस पिक्चर को देख के आई गॉट शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। वैसे उम्मीद ये बात है कि पूरी दुनिया में कहते हैं कि आपकी शक्ल के कम से कम 7 लोग होते हैं हम शक्ल, जो कि पूरी दुनिया में इर्द गिर्द पाए जाते हैं। लेकिन ये तो बड़ा क्विक, मतलब आप देखें रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान से। इलॉन मस्क, वो भी पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, वैसे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं जब ये तस्वीर मैंने देखी यकीनन और सोशल मीडिया पे, और फिर वैसे हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये भी चलता है कि अमीरों का और फिर गरीबों का, तो यकीनन मुझे तो खुद भी हैरानी हुई कि भाई पाजी इधर क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा हो सकता है बहस बदल के आए हों। फिर सोचा कि हाँ भैया ये बात तो है कि आपकी कहीं ना कहीं हम शक्ल जो है तो दुनिया भर में, मुझे तो अपने 2-3 मिले हैं इसमें। अच्छा, कोई मुझे कभी नहीं मिला। भी 2-3 मिले हैं, मुझे तो कभी नहीं इनको मिला। देख के और मुझे भी हैरानी हुई कि वाह बाजी वाह, ये तो यकीन मुझे भी नहीं आता था। लेकिन आप ये देखें ना, बड़ी हैरानी हो रही है। और वैसे तबसरे बड़े मजे के सोशल मीडिया पर हम इनके बारे में देख रहे हैं, जो मीम्स बन रही है हरमीत, जो तबसरे हो रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन में लोग लड़ रहे हैं, अमीर का इलॉन मस्क और गरीब का इलॉन मस्क, और वो कहते हैं अच्छा जो ये मनाजिर है ना, आप वो देखिए मनाजिर किस चीज़ के हैं। बेचारे का हाल क्या हुआ है, वेस्ट कोट का हाल देखें, कपड़ों का हाल देखें, बालों का हाल देखें। आए अल्लाह, हलकान हुआ है। और हलकान कहाँ से हो, क्या है मैं बताती हूँ आपको, सब्जी मंडी से जिसकी खबरें सुना के कल हम हलकान हो रहे थे कि सब्जी मंडी में इस वक्त फ्रूट्स की और सब्जियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा है कि वहाँ जाके आप ऐसे हक्के बक्के रह जाते हो। लेकिन ये जनाब बड़ी मेहनत से, मशक्क़त से, या तो मुझे लगता है फ्रूट्स बेच के आए हैं या बार्गेनिंग करके फ्रूट्स लेकर आए हैं। लेकिन खैर ये मेहनत मशक्क़त की जिंदा तस्वीर। अब आपको पता है कुछ दिनों में क्या होगा, उम्मीद कुछ दिनों में इनको कोट बना देंगे, कोट बना के एक आधे मॉर्निंग शो में आ जाएंगे, नहीं तो एक आधे वीडियो में आ जाएंगे, कोई ना कोई यूट्यूबर पहुंच जाएगा। अगली प्रेडिक्शन भी तो सोचे ना कि आगे क्या होगा। तो खैर ये तिल चर्चे हमारे ऐसे ही होता है। अमूमन हम देखते हैं कि इस किस्म का कैरेक्टर अगर सामने आता है तो फिर सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद हम ये देखते हैं कि टेलीविजन की स्टूडियो की नज़रें भी उस पर होती है, कैमरे की नज़रें भी उस पर होती हैं। और खासकर हम देखते हैं कि जो यूट्यूबर हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं इस तरफ पहुंचने के लिए जो है लोग पहुंच भी जाएंगे। लेकिन बहरहाल मुमासलत अगर आप देखें तो यकीन नहीं आता। और आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं मंडी में रेडी लगा के मॉल साफ करके बेच के आए कमा के, और कहीं ना कहीं थकावट इतनी ज़्यादा है तो सोच रहे कि पाजी रेस्ट करने के लिए, और रमज़ान भी है तो शायद वो खान साहब सोच रहे हैं कि आराम कर ले, बहुत थक गया हूँ मैं। लेकिन हाँ भाई थोड़ी बहुत टाई शाई कोट पहना के थोड़ा साफ सुथरा नहला धुला के ना, मेकअप शेकअप करके ना, वही चीज़ लग रही है। हाँ तो फिर ये डिट्टो लगेंगे। खैर इस वक्त का आप इंतजार करें, कोई बात नहीं, ये खबर भी आपको अपने मॉर्निंग शो में ही देंगे हम, बस जस्ट वेट एंड वॉच। होता है ये होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जिंदा मिसाल है इस चीज़ की कि आप मुलाजमत करें। मैं हमेशा कहती हूँ उम्मीद, हम भी वैसे मुलाजमत ही कर रहे हैं। ऑब्वियसली सबने एक सिस्टम है जिसको सबने चलाना है। कुछ लोग मुलाजमत करते हैं और कंपनी के मुलाजमीन होते हैं, तो वो कंपनी का एसेट होते हैं, कंपनी चला रहे होते हैं, और कंपनी चलाने के लिए आपको ओबियसली एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, करनी चाहिए मुलाजमत भी। लेकिन जो अपने कारोबार का मज़ा है, जो अपने कारोबार की सक्सेस की एक फील है, वो आपको कहीं और से नहीं मिलती। आप 50 लाख की करें, 50,000 की करें, मुलाजमत होती है। अब ये छोटी सी बच्ची है, इसकी उम्र क्या है, गेस व्हाट, 12 साल, सिर्फ 12 साल की बच्ची है ये।
12 साल लड़की है जिसने घर में बने जो ब्रेड होते हैं, बेसिकली आपको पता है चिकन ब्रेड भी होते हैं, कुछ चीज़ ब्रेड भी होते हैं, लेकिन उसने एक दो दफ़ा बनाए और बना के अपने स्कूल ले गई। स्कूल ले जाके बच्चों को, स्टूडेंट्स को या अपने कुलीग्स को या अपने अपने जो दोस्त अहबाब है या क्लास फेलोज उनको खिलाया। और जब खिलाया तो उन्होंने आगे से कहा ये तो इतने टेस्टी है, तुम इसको बेचती क्यों नहीं हो? किसी ने मत दी, उसने कहा कि चलो जी इसको बेचो। उसने बेचना शुरू किए और ब्रेड बेच बेच के आपको पता है उन्होंने क्या ख़रीदा? अपना पसंदीदा आईफोन 14, जो कि आजकल हर किसी की ख्वाहिश है लेकिन पहुंच से दूर है। बच्चों की पहुंच से दूर रखने वाला ये फॉर्मूला जो है अब नहीं इम्प्लीमेंट होता। अब बच्ची की ख्वाहिश थी कि मैंने आईफोन 14 लेना है, उसके लिए क्या वे आउट निकाला, ब्रेड्स बनाई, हर जगह बेचना शुरू कर दी। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, लोगों ने हाथों हाथ ली, पैसे जमा किए और जनाब आईफोन 14 ले लिया है। अच्छा, वैसे सोच को अगर आप देखें ना, बड़ी अच्छी सोच भी है। आप सोच रही हैं कि कहीं ना कहीं वो बोझ जो है, वो बर्डन जो है वो माँ बाप पे ना पड़े, और मैं अगर ख़ुद करना चाहूँ तो ख़ुद कर भी सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी मिसालें उन्होंने दी। और मुझे आज भी याद है कि हमारे स्कूल में एक छोटा सा बच्चा आता था पढ़ने के लिए और साथ में कुछ समोसे भी लेके आता था, और हम ये करते थे कि ब्रेक का टाइम होता था तो उससे समोसे हम खरीद लिया करते थे। लेकिन लास्ट ईयर में जब गया हूँ अपने गाँव, क्योंकि ईद मुझे जाना होता है गाँव, तो वहां पे मैंने देखा कि उसकी अच्छी बड़ी शॉप्स और काफी मतलब उसने लोग रखे हुए अपने आसपास। तो मुझे अंदाजा हो गया कि वाह, उसकी वही सोच जो कारोबारी थी और वो आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है समोसे के लिहाज से। और बड़ी रश होती है फिर रमज़ान में तो लाइनें लगी होती हैं। तो ये सोच अगर आप देखें ना कि उन बच्ची 12 साल की बच्ची ने एक अच्छी सोच रखी। और आप आईफोन की आपने बात की तो भाई ये है कि आजकल वैसे ही ट्रेंड बहुत बड़ा है, खासकर ख़वातीन इस ट्रेंड में बड़ी आगे हैं। तो मेरे ख्याल में उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ही पैसों से खरीद लूं। और देखिए हमने कुछ दिन पहले भी तो आपको याद होगा ना, खबर दी थी जिसमें एक हस्बैंड वाइफ यानी एक कपल जो है समोसा बेचते हैं और रोजाना का, महाना नहीं बता रही हूँ, महाना बता रही हूँ, महाना 12 लाख रुपए कमाते हैं। तो भाई सोचे आपने क्या बिजनेस करना है, अभी नहीं तो ईद के बाद शुरू कर लें, लेकिन सोचना शुरू करते हैं। कसम से मैं दही भल्ले खोल लेती हूँ, आप समोसे खोल लें। लेकिन हमने जो भी तो करना है ना, यही तो सिस्टम है, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि हर बंदा अगर काम करना और कारोबार करना शुरू कर दे तो फिर हमारे इदारे को एम्प्लॉयज चाहिए। भाई हमने भी तो काम करना है, हमने भी तो सर्विसेज देनी है। खैर, लेकिन सोचना चाहिए आपको। एक आइडिया होता है जो कि एक एम्पायर बना देता है और इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और अगर आपके पास कोई सोच है और अगर वसाइल कम है तो मेरे ख्याल से आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से एक आइडिया जो है वो बस आपका क्लिक करना चाहिए, बस फिर दिनों में कामयाबी और तरक्की जो है वो आपके पास होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर मेरे ख्याल से लास्ट है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब देखिए ज़रा ऐसी मुलाजमतें भी आएंगी। अभी हम मुलाजमत की बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से इसके लिए उन लोगों को अप्लाई करना चाहिए जो बड़े मज़ाहिया हैं। आपने डायरेक्ट सुना होगा ना, बड़े मज़ाहिया हैं आप, वो इस तरह वाले, मतलब जिसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, जिसको मीम्स बनानी आती हैं, जो जोक क्रैक कर सकता है, जिसको पंचेस आते हैं। आप कंपनी बताती हूँ आपको, कंपनी बेसिकली इंडियन कंपनी है, उन्होंने हायरिंग करनी है। अब हायरिंग करेंगे, लेकिन आपको पता है उसकी पे कितनी है हरमीत? 1 लाख रुपीज़ महाना। अच्छा जी, अब डेजिग्नेशन क्या है मैं आपसे वो भी शेयर कर देती हूँ, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। चीफ मीम ऑफिसर, कुछ समझ आया? चीफ मीम ऑफिसर मतलब आपने मीम्स देखी होंगी सोशल मीडिया पे जो कि बहुत बनती हैं। अब ये चीफ मीम ऑफिसर है जिसकी रिक्वायरमेंट एक कंपनी को है। उन्होंने जी यहाँ पे एक ब्रोशर बनाया। इस ब्रोशर को बनाकर उन्होंने कहा कि भी हमें रिक्वायरमेंट है मीम ऑफिसर की, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, जो अच्छा मजाक कर लेता है, जो कॉमेडी अच्छी कर लेता है, उसको हम महाना 1 लाख रुपए देंगे। करना आपने क्या? अच्छा, वैसे एक तो है मीम्स के बारे में अगर बात करें तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि आम तौर पर भी लोग उसको जब देखते हैं तो बड़े कहीं ना कहीं हंसी चेहरे पर आ जाती है और अब खुश भी हो जाते हैं एक लम्हे के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें, तो मुझे याद है तहरीक इंसाफ के दौर, ये 2011-12 की बात है कि जब सोशल मीडिया आया, यानी फेसबुक आया, तो फेसबुक पे मुझे ऐसे लाहौर के बड़े दोस्त याद हैं कि वो लिखा करते थे और बड़े मज़े की चीज़ें लिखते थे और एक और यानी अगेंस्ट पार्टी लिखते थे। अब मैंने इस्लामाबाद में जब मेरी उनके साथ मुलाकातें हुई हैं तो वो यही मीम्स जो हैं वो लिखते हैं और तहरीक इंसाफ ने उनको हायर किया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, और बहुत सारे लोग जो हैं उनसे ये खिदमात ली जाती हैं और अच्छी पेमेंट उनको मंथली मिलती है। तो मेरे ख्याल में अगर आप लिखते कमाल से और आप तंज करते हैं और मज़े से करते हैं,
किसी पार्टी पे करते हैं या एक दूसरे पे करते हैं, तो मेरे ख्याल में आजकल ये जॉब वैसे हैं। और हरमीत आप ये देखें कि हमारे मुल्क में तो बड़ा लोगों का दिमाग चलता है ये इसको लेके ना, मीम्स को लेके। आप देखें कोई एक आधी पिक्चर वायरल होती नहीं है, फैसला जो जुगते क्रैक करते हैं, बस सीधी सी बात करते हैं। हम भी ऑन स्क्रीन देखें ना, अब वो लोग हैं जिनको कॉमेडी आती है, ये जुगते आती है, ये जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़रा ज़्यादा अच्छा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसकी रिक्वायरमेंट बड़े सारे सोशल मीडिया कंपनीज़ को, ओबियसली हरमीत आपको होता है डिजिटल एरा है और हम बड़ा खुश होते हैं, और सोशल मीडिया को देखकर ही कुछ वीडियोस वो टिकटॉक पे हों या सोशल मीडिया पे हों या मीम्स हो, उसको देख के अगर 2 मिनट के लिए कोई मुस्कुरा देता है तो उसका मतलब कोई स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए रिलीज़ हो जाता है। तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो डिजिग्नेशन है तो आपको उसको पैसे मिलेंगे। तो भाई ये भी एक आर्ट है, आर्ट है भाई, आर्ट है। चलिए जी, हमने अब आपसे लेनी है एक ब्रेक, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 2 सूबे यानी पंजाब और केपी के में इलेक्शंस के हवाले से समाअत का बाकायदा आगाज़ सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया है। इस हवाले से हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट है, सीनियर एंकर पर्सन है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज खुद नोटिस है उसकी खिलाफ वर्जी पर समाअत का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन समाअत जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो फैसला ही कंट्रोवर्शियल हो गया है। कहा जा रहा है कि फैसला 3-2 से नहीं 4-3 से दिया गया था और उस वक्त महफूज किया गया था। सर ये तो एक आईनी मुआमा बन गया है, लेकिन केपी के और पंजाब के इलेक्शन की बात तो फिर भी नहीं हो रही। क्या कहेंगे इस वाले से, क्या रिव्यू करेंगे आप? देखिए, कानूनी तौर पे आप देखें वेदर 2-3 है या 4-3 है, मेजॉरिटी डिसीजन काउंट्स। ये लॉ, ये ना आपने बनाया ना मैंने बनाया ना किसी ने, ये लॉ है। अब उस बैठ के बाहर उस पर डिस्कशन करें और कोर्ट्स को आपने जिस तरह आपने कहा कंट्रोवर्शियल हम कर रहे हैं, ये गलत बात है। आपने जाना है कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अगर तो आप देखो ना, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो होगी भी है। इलेक्शन 15 अप्रैल को होने थे, बिल्कुल, जो कहता है 90 डेज, तो वो तो 15 अप्रैल। अब आपने फिर चले, आपने लचक दे दी, 30th कर दिया, वेरी गुड। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आप इसको कितनी लचक देते रहेंगे, कितनी आप इसको तोड़ मोड़ करते रहेंगे। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पीटीआई या पीडीएम, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, और ये जजेस को जो भी हो, इट डजंट मैटर, कोई डिसेंटिंग होता है, कोई आपके साथ फेवर में देता है या आपकी फेवर में नहीं, जो लीगल एक पॉइंट देता है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हम वो एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक परपेचुअल डिनाइल के अंदर है। कोई भी आदमी आ जाए, कहीं भी आ जाए, वेदर इट इज इन द असेंबली, वेदर इट इज इन द सेनेट, एनीवेयर, हम डाइसेंट करते हैं वहां। एंड अनफॉर्चुनेटली अब वक्त ऐसा आ गया है कि फॉर द सेक ऑफ द कंट्री सबको मिल के बैठ के एक मोनोलॉग नहीं, एक डायलॉग करना है। जजमेंट में कहा है उन्होंने। मीर साहब, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, हमने मुख्तलिफ बयानात देखे, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जहां जमहूरियत मरती है तो फिर वहां पे सियासत के बजाय दुश्मनियां शुरू हो जाती है। और हम बयानात जो देख रहे हैं बड़े सख्त किस्म के हैं। उस्मा बुखारी साहब का, चलो राना सनाउल्लाह का बयान तो चला गया, पुराना हो गया, मरियम नवाज साहब का भी अगर हम देखें, लेकिन साथ में उस्मा बुखारी का जो बयान है वो आपकी नज़र से गुजरा होगा कि परवेज मुशर्रफ ने कैसे बेनज़ीर को शहीद करवाया, मुर्तज़ा भुट्टो के हवाले से उन्होंने बात की। तो इसी तरह जो सिलसिला, और फिर उन्होंने टारगेट खान को किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सर ये तो मामला जमहूरियत जो है या मुल्क में जो बची कुछ जमहूरियत है, ये तो खत्म हो जाएगी अगर सियासत दुश्मनी पर आ जाए तो? देखिए, दैट इज अ हाईली इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट। यस, व्हाई वुड जनरल मुशर्रफ असैसिनेट बेनज़ीर? मैं बेनज़ीर के साथ खुद वापस आया था लंदन से, और हम दुबई आए, दुबई से हम फिर इधर आए। इनको मैंने रास्ते में मैसेज भी दिया था, डॉक्टर इशरत लिबाद को पर्सनली। अमीन फ़हीम साहब बैठे थे जहाज में, मैंने उनको कहा कि जी मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है, गवर्नर सिंध, कि आप कराची एयरपोर्ट से आप प्लीज हेलीकॉप्टर में चले जाएं मज़ार कायद पे और वहां आप अपना जुलूस करें, रास्ते में खदशा है। और वही बात हुई। शेर रहमान इज अ विटनेस। ये वही बात हुई कि अटैक हो गया, एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया ड्रिग रोड के ऊपर। चले, अल्लाह ने उनकी जिंदगी रखी, लेकिन कितनी जिंदगियां और चली गई उनके मुतालिक तो हम बात करते नहीं हैं। फिर उसके बाद 26 तारीख को, 26 दिसंबर को मुझे खुद जनरल से बताया, जनरल नुसरत नहीं, जनरल नदीम ताज, इन्होंने बेनज़ीर को कहा कि भाई ये खतरा है, कल प्लीज जलसा ना करें, आप इसको आप पोस्टपोन कर दें। रिलक्टेंटली बीबी ने किया, और आपके सामने क्या हुआ, हमने एक बहुत बड़ी लीडर को गवा दिया। अब ब्लेम करना कि जी उसने ये किया, उसने ये किया, ये बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है।
एंड मेरी तो खैर पर्सनल एक उनसे एक दोस्ती भी थी जनरल साहब से, मैं तो बड़ा कैंडिड पूछता था, मैं कहा सर आपने बताया ये, कहते हैं व्हाई वुड आई डू दैट, व्हाई, व्हाट बेनिफिट डू आई हैव आउट ऑफ इट। तो द क्वेश्चन इज कि इस तरह की ये ऐसी बातें होती हैं इंतशार फैलाने वाली, ऐसी बातें होती हैं मुल्क को डिवाइड करने वाली, और फौज और आपकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसमें एक डिवाइड ये किया जाता है। सर एज यू सेड कि हाईली इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स है जो कि मुख्तलिफ पार्टी लीडरान या पार्टी के जो लोग हैं वो देते रहते हैं। मरीम नवाज की जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट उन्होंने दी है, वो कहती है कि बेसिकली जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदुखेल का फैसला हमारे बयानिए की जीत है। अगर आप बयानिए की बात करें तो इस हवाले से क्या कॉमेंट करेंगे आपके इमरान खान साहब को ये पता है कि क्या बयानिया बनाना है, अवाम के दिमागों में उसे इंडल्ज कैसे करना है, लेकिन जो बयानिए की बात मरीम नवाज कर रही है वो आपको क्या लगता है, क्या बयानिया है उनका? देखें, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दो जजेस हैं, अगर इन्होंने एक ऐसा एक डिसेंटिंग नोट दिया है तो ऑफ कोर्स दैट सूट्स पीएमएलएन या पीडीएम, ऑफ कोर्स इट सूट्स देम। एट द एंड ऑफ द डे हमने तो देखना है कि लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है मेजॉरिटी डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। सो शी इज राइट इन व्हाटएवर शी इज सेइंग, एंड शी इज आल्सो राइट कि जब वो कहती हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, इमरान भी यही कर रहे हैं। देखो ना, ये दोनों एक बात कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। कल राना सनाउल्लाह ने आप ही के दफ्तर में आके एक बड़ी अच्छी बात की, यहाँ तो इलेक्शन होते नहीं है सही भाई, अगर नहीं होते हैं कि जिसके ऊपर टेंट और पेंट है, अगर पीटीआई कहता है ये जो चेयरमैन है, ये जो इसका इलेक्शन कमीशन, ही शुड रिजाइन। क्यों? फिर ये दोनों बैठ के बात करें, हाँ लेट्स हैव दिस पर्सन, क्योंकि दोनों को रिजर्वेशंस है। एक कहता है देखो कभी इलेक्शन नहीं ठीक होते, पीटीआई कहता है उनका आदमी है, तो एक आदमी टेंट और पेंट जब हो जाता है, डेमोक्रेसीज यही कहती हैं कि ऐसे इंसान को ऑनरेबली रिजाइन कर देना चाहिए। मैं डाउट नहीं करूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, लेकिन अगर किसी पे एक वो कहते हैं ना छींट पड़ जाती है, तो इंटेग्रिटी, मोरालिटी आस्क्स यू, देखो मेरे पे ये आ रही है, व्हाई शुड आई सिट देयर। मीर साहब, इस सारी सिचुएशन को अगर हम देखें, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुआशी बहरान तो अब बढ़ रहा है क्योंकि आईएमएफ भी हमसे दूरी इख्तियार कर रहा है। ऐसे में अगर हम देखें सियासी बहरान तो पहले से बढ़ा हुआ है। अब आईनी बहरान की अगर बात करें तो अदालतें जैसे बढ़ रही हैं, जैसे 1997 में एक बेंच को जो है एक जज को बिल्कुल अकेला कर दिया गया, फिर अटैक हुआ, वो भी आपके सामने। सर, ये सारी सिचुएशन को अगर हम देखें, क्या आपको लगता नहीं खुदा न खास्ता ये जो हालात जा रहे हैं तो फिर अनकरीब हमें ये सुनना पड़ेगा कि मेरे अजीज हम वतनों? I totally agree with you, हरमीत, I totally agree with you। आप अगर एक देखो ना, वो कहते हैं ना how long is a piece of string, आप उसको पैच कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सो बेसिकली आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं। आईएमएफ ने आपने बिल्कुल सही कहा, वो आपको पैसे क्यों देगा कि आपकी इंडस्ट्री कोई नहीं है, इंपोर्ट आपके बंद है, एक्सपोर्ट्स आपकी कुछ हो है, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है नहीं है, फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं आ रही हैं, तो आप पैसा कहां से लेके आएंगे? देखो ना, ये शहबाज शरीफ ने तो नहीं लेके आना है, ना ही इमरान ने लेके आना है, ना किसी और ने लेके आना है। ये तो आपकी इकोनॉमी जब चलेगी तो वहीं से आप जनरेट करेंगे। अब द क्वेश्चन इज कि जितना पैसा आप यहाँ कमा रहे हो, माशाल्लाह हम कमा रहे हैं, लेकिन सारा डेट सर्विसिंग पे जा, देखो ना, आवाम पे तो नहीं लग रहा, ये तो आप डेट सर्विसिंग ट्रिलियंस पे आप उसको इंटरेस्ट रेट्स आप पे कर रहे हो। सो इसको आपने ठीक करना है, और वो एक ही तरीके से है डायलॉग, लेकिन ये इस पे भी नहीं बैठेंगे। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, कल हो भी जाएंगे, ये दोनों पार्टीज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। इसमें कंट्रोवर्सी होगी और यही बात होती रहेगी, और नहीं जी उसने वहां धांधली कर दी, देखो जी उसका लड़ना आ गया, वो फलाना हो गया, यही हमारी कंट्रोवर्सी चलती है। हमारे इदारे देखिए ना सर, आपकी बातों से एक बात ड्राइव करती हूँ, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट एक नई टर्म यूज हो रही है। एक जमाना था, बल्कि आपने तो खासतौर पर एनालाइज बेहतर तरीके से किया होगा, कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, जुडिशरी की बात करें या अदालतों की बात करें, हमेशा एक पेज पर देखा है। लेकिन अब जो बयानिए चले हैं या इमरान खान साहब की जो पूरी ड्राइव हमने देखी है, अब ये इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। सर, इस वक्त एवरीवन लुकिंग फॉर, लाइक हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि ये सब एक पेज पे है ही नहीं, इदारे हमारे एक पेज पे नहीं है। देखें, जब हम कहते हैं ना कि जुडिशियल, ये जो आप कह रहे हैं एक्टिविज्म या इनके इदारों की बात करते हैं, फौज बैकफुट पे चली गई है। अब इनको कोई मिला नहीं, तो अब ये जुडिशरी के पीछे चढ़ गए। पहले फौज के पीछे चढ़ते थे, अब जुडिशरी के पीछे चढ़ गए, अब जजेस को खराब कर रहे हैं। ये मत करो यार, आपने पहले फौज के साथ ये किया है, और फायदा किसको होता है? आपके एडवर्सरीज को होता है। वो हंसते हैं, देखो यार अपनी फौज के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, कभी जज का कर रहे, कभी किसी का। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। यू विल नॉट, यू नो,
मैंने तो खुदा की कसम कहा है, जो फौज के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ बात करता है इसको अंदर कर दो और चाबी फेंक दो इसके अरेबियन सी के अंदर। यार अगर हम अपने इदारों की इज्जत नहीं करेंगे हम किसकी करेंगे? मुझे बता दो। आपके नए बच्चे आपके नए बच्चे आ रहे हैं, आपके उन्होंने किसी ने जज बनना है, किसी ने जनरल बनना है, किसी ने सिपाही बनना है, किसी ने जवान बनना है। आप उनको क्या मैसेज दे रहे हो कि ये हो रहा है हमारे? पीजे मीर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यूज। क्या सीड आउट कर रहे हैं अपने तमाम आने वाले यंगस्टर्स के दिमागों में कि इदारे हमारे हैं, हमारे मुल्क के हैं, हमसे चलते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, तो इदारों की इज्जत करना सब पे लाजिम और मलजूम है। खैर ये आपको सोचना चाहिए। इस हवाले से हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और हमने हमेशा पूरी कोशिश की है कि पूरे प्रोग्राम का जो 1 घंटा हम पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, 1 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें डिस्कस कीजिए जिससे आपको कुछ टिप्स मिल सके, आप थोड़ा इंटरटेन हो सके। बिकॉज हमने बहुत कर ली, पॉलिटिकल शो हो या न्यूज़ हो, हमने सियासत पे बहुत बात कर ली है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आजकल ऑब्वियसली आप जानते हैं कि रोज़े चल रहे हैं और रोज़ों से मुंसलिक हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ हम ज़रूर डिस्कस करते हैं जिससे आपको रोज़े के साथ साथ मज़ीद क्या फ़ायदे हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। आजकल चूँकि मौसम ऐसा है कि ना सर्दियाँ हैं ना गर्मियाँ हैं, इन बिटवीन ही आपको लगता है कि रोज़े शुरू हुए थे तो अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन इसके बाद रोज़े ठंडे हो गए और इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से लाहौर का मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो चेंज है वो आपको कितना मुतासर करता है, खासतौर पर अगर आप रोज़े की बात करें तो मौसम जैसा भी हो, चूँकि रोज़ा होता है तो हम पानी नहीं पीते, तो पानी ना पीने की वजह से पानी की कमी और डिहाइड्रेशन और ऐसे बहुत सारे मिसाइल जो कि आपको हो सकते हैं, उससे बचने के लिए रोज़े के फ़ौरन बाद ये नहीं करना कि धड़ाधड़ पानी पीते रहना है। क्या आपका सीक्वेंस होना चाहिए, क्या आपकी रूटीन होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए अरूज तोकीर हमारे साथ मौजूद है। अरूज डाइटिशियन है, इनको आज के प्रोग्राम में हम मुश्का मदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अब चूंकि रमज़ान है तो पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत अच्छा मुबारक। ये बताइएगा कि रमज़ान में आपको पता है कि मौसम जैसा भी हो हम पानी नहीं पीते, Exactly. कि रोज़ा होता है, लेकिन रोज़े के बाद हम या तो रोज़ा जब शुरू होता है तब हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं कि उसके बाद सिचुएशन आपको पता है क्या हो जाती है और इफ्तारी के बाद भी हमारी कोशिश होती है कि बाज़ तो लोग कुछ खाते भी नहीं, फ़ौरन पानी पीना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी कैसे पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए इफ्तार और सहर में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि रमज़ान में आपको पता है कि जैसे हमारा स्टमक की हेल्थ, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसे नहीं है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग या इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो कि हम अगर कुछ अपने साथ ज़्यादती भी कर ले सहर इफ्तार के टाइम पे तो वो बियर कर जाए। हमारे स्टमक ऑलरेडी डिस्टर्ब हुए होते हैं और आपने देखा होगा कि रमज़ान में गैस्ट्रो के इशू बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो है एसिडिटी यानी हार्ट बर्निंग, सीने में जलन, ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। वजह ये है कि हम फ्राइड फूड आइटम्स बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सहरी में हम समझते हैं कि पानी ज़्यादा पीने से हम उसको स्टोर कर लेंगे, मतलब जबकि ये कैपेसिटी जस्ट ऊंट के अंदर है, कैमल के अंदर कैपेसिटी है कि इवन वीक्स में नहीं है। ट्राई टू रियलाइज 1-2 घंटे गुजरते हैं आपके पास। डिहाइड्रेट रहने का बेस्ट वे ये है कि आप जस्ट 1 से 2 गिलास पानी पिए इफ्तार के टाइम, उसके बाद मगरिब का टाइम दे और इफ्तार से लेके सहरी तक आप 7 से 8 गिलास वक्फे से पानी की इंटेक मतलब करें। आपने वो जो कमी है उसको पूरा करना है। हाँ जी, क्योंकि एक पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो एक जनरल क्राइटेरिया हम बात करें तो वो 8 to 10 गिलास जो है वो आजकल की रिक्वायरमेंट है कि आप इफ्तार से सहर तक जो है 8 से 10 गिलास पानी की इंटेक करें। अच्छा देखिए रोज पानी का कोई मुतबादिल तो है नहीं, Exactly. 110% वी आर श्योर अबाउट इट, बट स्टिल अब चूँकि रमज़ान है बहुत सारी चीज़ें हम और भी इंटेक कर सकते हैं, उनका बहुत सारे फ्रूट्स इंटेक कर सकते हैं। व्हाट एल्स वी कैन डू, लाइक हम जो कर सकते हैं अपने इफ्तार में ताकि इस डेफिशिएंसी को थोड़ा कवर कर सकें? सबसे पहली बात तो यह कि लेमन जो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं वो बहुत अच्छा एक चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल सोर्स की तरफ आएँ तो वाटरमेलन, तरबूज, जो कि आगे बहुत सीजनल फ्रूट है और बहुत पसंद किया जा रहा होता है। हरमीत बाजी को बहुत पसंद है। इसमें जो है वाटर कंटेंट ऑलमोस्ट 92% है कि पानी इसके अंदर कंटेंट ऑलरेडी मौजूद होता है कि जिसको डिहाइड्रेशन भी हो रही हो कि इफ्तार के टाइम 1 से 2 प्याली वो क्यूब की फॉर्म में तरबूज की ले सकता है। ओके जी हरमीत बाजी। अच्छा अरूज, एक और चीज़ हमने देखा है, मतलब जितने भी हमारे दोस्त हैं अब सहरी के वक्त जब हमारा एक साथ होते थे तो ज़्यादा मेरी सहरी भी उनके साथ होती थी क्योंकि डेरों पे एक साथ होते थे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि पराठा उसका बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत सारे घरों में पराठा पकता है, भैया आपने उसके साथ सहरी करनी है और फिर कहीं ना कहीं प्यास लगने की वजह भी यही होती है। तो क्या आप समझती हैं कि एक पराठे के बजाय क्या कुछ ऐसा इस्तेमाल हो सकता है जिसके बिना पर ये एसिडिटी या दीगर चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसके साथ मुंसलिक होती हैं? अच्छा, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा राइज की है। पहली बात तो ये कि जो हम प्यास लगना है ना,
रमज़ान का मेन पर्पस ये है कि प्यास और भूख की शिद्दत फील ना हो तो वो रमज़ान या रोज़ा नहीं है, ठीक है। और ये कोई ऐसी एक रॉकेट साइंस नहीं है, रिसर्च में भी नहीं है कि आप अगर ये चीज़ खाएं तो आपकी थर्स्ट की जो फीलिंग है वो कम हो सकती है। इसमें बेस्ट ये है कि आप रोटी का इस्तेमाल करें। रोटी का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है, या तो आप आधी चपाती ले लें या 6 से 7 इंच की चपाती ले लें, या आप आटे का इस्तेमाल ऐसा कर सकते हैं कि वो एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस कंसीडर हो। लाइक अगर हम जो या बेसन में से एक आटे का इस्तेमाल करें, उसको गंदम के साथ मिला के रोटी 6 से 7 इंच की हम ले सकते हैं, तो इस तरह का आटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि थर्स्ट की फीलिंग क्यों आती है, थर्स्ट की फीलिंग आने की रीज़न ये होती है कि फ्राइड फूड आइटम्स, जो मैं पहले ही एक चीज़ डिस्कस की थी, बेसिकली वो थर्स्ट की फीलिंग को आपकी इंक्रीज़ कर रहा होता है। अगर आपने थर्स्ट को थोड़ा बहुत कम भी करना है तो उसमें ये है कि डेयरी का इस्तेमाल किया जाए। डेयरी बेसिकली क्या प्रोबायोटिक है, आपके स्टमक को भी बहुत हील करता है, एक आपकी एक हीलिंग प्रोटेक्टिंग लेयर आपको स्टमक के ऊपर दे रहा होता है। तो वो मैं कहूँगी कि अगर आपने थर्स्ट की फीलिंग को कम अरुज, करना है इसी तो के योगा साथ का एक और इस्तेमाल सवाल आपसे करना चाहूंगा। हम देखते हैं, मैं वैसे अफ्तारियों पे ना, वैसे रोजा तो मेरा नहीं होता लेकिन अफ्तारी पे मैं जाता जरूर हूँ। तो उसमें हमारा ध्यान जो होता है मुख्तलिफ मशरूबात पे भी होता है, और जिसने रोजा रखा होता है तो जाहिर बात है वो तो फिर उसको सामने वाले मशरूबात नजर आते हैं, चाहे वो गुड़ का शरबत हो या रूह अफ़ज़ा हो, जिसने मुझे पैसे नहीं दिए लेकिन मैं उसका नाम ले रहा हूँ। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इतने ज़्यादा मीठे मशरूबात जो हैं, क्या इनका कोई फ़ायदा या कोई नुकसान है, या इसके बजाय अगर कोई और शरबत लिया जाए जिससे ये कमी पूरी हो सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि सहरी और इफ्तार के टाइम पे मैं नमक चीनी के इस्तेमाल से अवॉइड करवाती हूँ। वजह ये है कि वो थर्स्ट की फीलिंग को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो ये है कि फ्रूट जूस से अच्छा है कि आप रॉ फ्रूट की इंटेक करें। अगर आप जूस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो बहुत बेस्ट ऑप्शंस भी हैं, जिसमें आपकी डिहाइड्रेशन की भी कमी पूरी हो सकती है, जिसमें आप वाटरमेलन की हमने जैसे बात की थी, तो हम स्मूदीज बना के ले सकते हैं। उसकी बहुत मज़े की स्मूदीज बनाई जा सकती हैं। यानी आप किसी चीज़ के बगैर ही खाएं तो आपको इतना मज़ा लगता है, मतलब क्या जरूरत है किसी और चीज़ साथ ऐड करने की? टॉकिंग अबाउट तरबूज, तो इफ यू टॉक अबाउट कि हम किस तरह से ले सकते हैं इसको, तो अगर वाटरमेलन की हम स्मूदी की बात करें तो वाटर के अंदर आपने 1 से 2 जो प्यालियाँ होती हैं वाटरमेलन क्यूब्स की डाल दी, उसके अंदर आपने पुदीने का पत्ता डाल दिए और इसके अलावा लेमन डाल दिया। तो आप अगर देखें ये बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस और इसके अलावा डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए बहुत अच्छी है। आप इस तरफ प्यार से डिफाइन कर रही हैं, सुहा के मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, मेरा रोज़ा बहुत पक्का है, खैर मैं इंतजार कर लूंगी इफ्तार तक। लेकिन अरुज ये भी जरा ऐड कीजिएगा इस चीज़ को भी कि चले वी आर डन विद ऑल दी स्टेप्स ना, जो कि आपने दी हैं, जो कि फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, बात कोई भी नई नहीं होती, ये सारी बातें हमें पता है और ये सारी बातें आवाम को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी बदपरहेज़ी हमने करनी है, या हम पानी पीना भूल जाते हैं, या हम पानी नहीं पीते, उसके फॉर्म में हम कुछ और चीज़ लेना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर बाजू का तो हमारे तो दस्तरखान पे दूध सोडे बहुत पड़े होते हैं, हमारे दस्तरखान पे तो और बड़ी जामिशी देख लें। आप चीनी की बात कर रही है, सुबह हो या शाम हो, मतलब अपने इफ्तार करना हो या सैर करना हो, जितना जामिशी होता है उतनी चीनी होती है अंदर। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको कितना मुतासिर करती हैं? पहली बात तो ये जो दूध सोडा है ना, इसके अंदर हम जो 7 अप डालते हैं वो सारा ही आपका जो कैल्शियम है ना वो सारा डिप्लीट कर लेता है। और दूसरी बात ये कि आपने नोट किया होगा कि मसल सोरनेस बहुत हो रही होती है जब हम इफ्तार करते हैं, पट्ठों का खिंचाव, लिथार्जी फील हो रही होती है। वजह ये है कि उसमें हमने सोडे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने वाटरमेलन की बात की, वाटरमेलन के अंदर सिट्रुलिन अमाइनो एसिड है, बेसिकली वो आपकी मसल सॉनर्स को प्रिवेंट कर रहा होता है। जो क्योंकि मसल सॉनर्स की रीज़न क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो कैमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है, वो उसको बॉडी से फ्लश आउट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 92% है। और वो जब बॉडी को फ्लश आउट करेगा, आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल को, इवन दो आपका वेट लॉस के लिए बहुत बेस्ट मंथ है ये, अगर रमज़ान में अगर आप वाटरमेलन। अच्छा उरूज, एक और चीज़ जो हमने देखा है, खासकर हमारे बड़े दोस्त, बहुत ज़्यादा दोस्त जो बट फैमिली से होते हैं और गुजरावाले से उनका ज़्यादा ताल्लुक होता है, या हम अपने पख्तूनों की बात करूं तो मैंने ज़्यादातर इनको देखा है कि चावल के बड़े करीब होते हैं ये लोग, और सुबह सहरी के वक्त जो है भैया चावल ज़रूर खाने हैं। हाँ, तो फिर आपने जो बात की कि स्टमक में गैस होता है, दीगर मसाइल होते हैं, सर में दर्द होता है, क्या ये वजूहत होती कि चावल भैया बड़ खड़खड़ा के खा लिए तो फिर प्यास ज़्यादा लग रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं? चावल का इस्तेमाल तो करना, मैं कहूँगी कि पहली बात है कि आपको उसमें भूख बहुत लगती है, वो एक प्रॉपर एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है। आपने बात की कि हमें पता है सब चीज़ों का, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम फ्राइड फूड आइटम्स खा रहे होते हैं। रमज़ान का वो महीना है कि आप माइंडफुल ईटिंग करें।
माइंडफुल ईटिंग करें, माइंडफुल आपकी ड्रिंकिंग हो। आपको पता होना चाहिए वो मंथ है कि पूरे जो साल के 11 महीने होते हैं उससे टोटली डिफरेंट है। इसमें हमारा लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट हो जाता है, इसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हो जाती है, हमें 2 टाइम की मील लेनी होती है। तो इसमें हमें बहुत ध्यान से चलना होता है। बेसिकली रमज़ान का ये जो महीना है हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए है। हम डिटॉक्सीफाई करने की बजाय उसका मजीद बेड़ा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग वजन गेन कर लेते हैं इसमें, ज़्यादातर लोग ये करते हैं, मोस्टली हम यही देखते हैं। एक और चीज़ जिसको आप एड्रेस कीजिएगा अरूज, वो ये कि बेसिकली इफ्तार में हम ये एज्यूम करते हैं कि इफ्तार होगी तो होगी समोसे पकौड़ों से। इफ्तार होगी तो उसमें बाकी ऊट पटांग सब कुछ होना चाहिए, रोटी चावल या चले जो बेसिक आपका फूड है वो नहीं होना चाहिए। आम रूटीन में आपको पता है रमज़ान में बिल्कुल ठीक है नहीं, हम 2 मील लेते हैं और वैसे भी कहा जाता है कि अगर हमें डाइट करनी है तो दिन में आप 2 मील ही लें। तो अगर आप इफ्तार में कर रहे हैं तो इफ्तार में इन चीज़ों को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, जो कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम टिप देना चाहें तो क्या इफ्तार में आपको खाना चाहिए? अगर मैं टिप दूँ, क्योंकि महीना ऐसा है कि आप जितना भी नफ्स पे कंट्रोल कर ले, फ्राइड फूड आइटम दिल करता है खाए बंदा, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं ऑप्शंस दे देती हूँ कि ऑप्शंस हमारी आ जाती है, कुकिंग मेथड आ जाता है इसमें, ठीक है। हर चीज़ आप खाएं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप एक फ्राइड आइटम अपने आप को अलाउ करें, जिसमें या तो आप एक समोसी ले सकते हैं या एक दिन किसी दिन रोल ले लिया या 2 पकोड़े ले लें। अब बनाने का तरीका क्या है, पकोड़े आपने बेसन वाले नहीं लेने, अच्छा, आपने पालक या बैंगन के लेने, लेकिन उसमें बेसन का इस्तेमाल कम से कम हो। चपटे पकोड़े हो, नहीं करने ना, हाँ, चपटे पकोड़े हो, या तो आपके पास एयर फ्राई की फैसिलिटी है तो वो करें। डीप फ्राई तो वो समझे एक जहर है, ठीक है। अगर आप शैलो फ्राई, आपके पास एयर फ्राई नहीं है तो शैलो फ्राई कर ले, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम वेजिटेबल्स समोसे और उसकी रोल की बात करें तो उसमें आप कोशिश करें बॉइल्ड चिकन ऐड करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। एक तो हमने ये सब कुछ खाना है अरूज, ऊपर से फिर पूरे चस्के के साथ खाना है, पूरे लवाजमात के साथ खाना है, डीप फ्राई भी होना चाहिए और क्रंच भी होना चाहिए और पता नहीं इसके अलावा क्या क्या। इसी को हम क्रंचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें डिटेल में इस बारे में हम बात करते हैं। हमने एक क्विक ब्रेक पर आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वही से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ड्रॉप किया था, वो इसलिए बिकॉज वो सारी बातें मुकम्मल करना भी अरूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि हमने एक तो पकोड़े समोसे बनाने हैं। चलिए, अगर तकाजा है इस महीने का कि चलो ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, खूबसूरत लगता है ना दस्तरखान पे, इतनी सारी वैरायटी हो, हम एक्साइटेड हो जाते हैं खाने के लिए, अम्मा बनाने के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं। अगर खाना ही है, मजबूरी समझ लें, तो हाउ टू मेक इट? सबसे बड़ी बात ही मैंने आपसे ये ऑप्शन दिए थे, एक रोल, एक समोसा या 2 पकोड़े आप ले सकते हैं। नहीं, डेली बेस पे एक फ्राइड आइटम आप पिक कर सकते हैं, लेकिन आपका बनाने का वे डिफरेंट होना चाहिए, जिसमें आप वेजिटेबल्स डालें, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उसके अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो, स्टीम की हुई हो, कीमा डाल सकते हैं, इसके बाद चिकन ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड चिकन या ग्रिल्ड फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। और इसको आप शैलो फ्राई, डीप फ्राई हमने करना तो है नहीं इसको, या अगर आपके पास एयर फ्राई की फैसिलिटी है तो विच इज़ वेरी गुड थिंग कि अगर आप इसको एयर फ्राई कर लें, जो कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर ऑयल में एयर फ्राई होगा, टेस्ट भी आ जाएगा, मज़े का भी लगेगा और वो चीज़ आपके लिए हेल्दी भी हो जाएगी। अच्छा, एक और बात बताएं मुझे अरूज, एक ये भी होता है कि चलिए अगर हम पानी की इंटेक की बात करें तो इफ्तार के फ़ौरन बाद बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं, फिर वो खा नहीं सकते। खाने के मसाइल भी हो जाते हैं, पीने की भी वो कैपेसिटी उस वक्त आप इमीडिएटली उसको फिल नहीं कर सकते जो कमी आपकी बॉडी में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आप खाने की बात करें तो ये क्या तरीकाकार होना चाहिए इफ्तारी में? अगर ये कुछ इस तरह की आइटम्स हो, फॉर एग्जाम्पल इनको एक्सक्लूड भी कर दें, फ्राइड आइटम को, दही बल्ले होते हैं, फ्रूट चाट होते हैं, इफ्तार इनसे कर लें, लेटर ऑन डिनर कर लें, ऐसा करना चाहिए? या आप ये सजेस्ट करती हैं कि डिनर आप उसी वक्त कर लें जब आप इफ्तार कर रहे हैं? अगर आपने रोटी चावल खाने तो आप उसी वक्त खा लें। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इफ्तार खोलते हैं ना, अपना रोज़ा खोलते हैं, तो उसमें आपसे एकदम इतनी चीज़ें नहीं खाई जा सकती, क्योंकि आप सारा दिन भूखे रहते हैं, आपकी एक लिथार्जिक चीज़ें बॉडी हो जाती है, मसल सोननेस हो जाती है, तो उसको भी हमने कवर अप करना है। तो उसमें बेटर भी है कि 1 से 2 खजूरें लें आप, नींबू पानी, स्कंजबी या ये चीज़ ले सकते हैं, या वाटरमेलन स्मूदी जो मैंने पहले रेसिपी शेयर की वो आप ले सकते हैं, या सिंपल एक रॉ फ्रूट के सिंपल एक प्याली की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में आप जो है वाटरमेलन साथ में नींबू पानी इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद अगर आपका दिल करे तो दही फुल्कियाँ जो होती हैं लो फैट योगर्ट के अंदर छोटी सी कटोरी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक फ्राइड आइटम जो मैंने आपको बताया, इनमें से एक भी कोई फ्राइड आइटम पिक कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पकौड़ों की बात की है, मेक श्योर कीजिएगा उसमें ज़्यादा बेसन ना हो पालक या बैंगन के पकौड़े हो, वो चिपटे पकौड़े हो जो नहायत कम बेसन के अंदर बने हो, डीप फ्राई का इस्तेमाल ना हो। उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद प्रॉपर एक मील ली जाए, और मील में क्या होना चाहिए कि एक पूरा सलाद का बाउल होना चाहिए, क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की होगी, रोज़ों में लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत रहता है,
हाँ बिल्कुल, ये तो वो common उस चीज़ issue को है। अवॉइड करने के लिए आप सलाद का बाउल, आधी चपाती और 6 से 7 टेबलस्पून सालन के या सब्जी के। अच्छा, सहरी तक, इफ्तार से लेके सहरी तक हाँ का जी। जो दौरानिया होता है, इस दौरान कोशिश ये होती है कि आप इसमें जितना भी आप खाएं, एक तो सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, फिर बाजू का ये जो भूलने वाली है आदत कि हम भूल जाते हैं पानी पीना ना, क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा है, तो उसकी मुनासबत से नुकसानात क्या हो सकते हैं कि अगर हम पानी का इंटेक पूरा नहीं करते, बिकॉज रोज़े पे दर पे है ना, आपको कोई ब्रेक तो है नहीं है, आपने एक साथ रोज़े रखने हैं, और पानी अगर आप सिर्फ सहर और इफ्तार में पी रहे हैं, उस दौरान आप पी ही नहीं रहे, तो ये कितना नुकसान दे हो सकता है आपकी बॉडी के। इसमें आपकी बॉडी को लिथार्जी हो सकती है, मसल सॉरनेस हो जाती है, वीकनेस का एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है, गैस्ट्रो के इशू होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो मैंने आपको बताया वो हो जाना शुरू, क्योंकि पानी का लिंक है कि आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाना है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी से फ्लश आउट करवाना, तो वो जब सारा प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पानी की इंटेक बहुत ज़रूरी है, जो कि 8 से 10 गिलास आप कोशिश करें कि एटलीस्ट पानी की इंटेक को माइंड में रखें, और इसको इफ्तार से सहर तक 8 से 10 गिलास पानी की इंटेक वो रखें। कैपेसिटी जो है उसको फिल करना है, उसको बहुत ऐसे ज़रूरी खाली है, नहीं बहुत छोड़ना। ज़रूरी है। रमज़ान के हवाले से कोई एक ऐसी $100 मतलब ऐसी टिप देनी है आपने, जो कि आवाम कहे कि आज से हमने, अरूज ने ये कहा था आज से तो हमने ये अपने रमज़ान में रोज़े इफ्तार में या सहर में हमने ज़रूर इसको कीप इन माइंड रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि योगर्ट के इस्तेमाल से प्यास भी नहीं लगती, लेकिन उसका इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए कि बहुत हाई फैट ना हो, लो फैट योगर्ट हो। घर में कर लें, घर में जाग लगा लें, जाग लगा लें, ये बड़ी ये बहुत अच्छी चीज़ देसी है। टोटकी और देसी चीज़ें हैं। अम्मा लगा लेती है हाँ, घर में, मतलब मेरे घर में बनती है। साथ में उसके 3 से 4 दाने इलायची के आप डाल लें, और साथ में 4 से 5 बादाम की इंटेक की, वो एक मैजिक चीज़ है, टिप है, जो आपको सारा दिन प्रॉपर एक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा और गुजर फिर जाएगा, और थर्स्ट की फीलिंग भी किसी हद तक कम हो और जाएगी। इससे फिर वो मीम भी कम बनेगी ना कि सुबह सुबह उठ के दही लेने जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, घर वाले कहते हैं दही लेके आओ, तो घर वालों को बोलो घर ही बनाओ, ताकि exactly. घर ही खाएं। खैर रूज, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव डिस्कशन आपसे रही, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत सारी टिप्स मिली होंगी। ये टिप्स मैं फिर से कहूँगी कि आपको पता है, लेकिन आपने जो करना है वो है Mindful eating. इम्प्लीमेंटेशन, वो है आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है, ताकि इस रोज़े से जो कि वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, रूहानी एतबार से भी, दीनी और शरई एतबार से भी, लेकिन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर वेट लूज़ करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन सो फार, कि अब इसमें काम ज़रूर कीजिएगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं कि गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो हर किसी की एक स्टोरी होती है, और आप किससे मिले उससे पूछे कि तुम्हें क्या परेशानी है ज़िंदगी में, क्या खुशी है, क्या गम है, क्या तकलीफ है, किस चीज़ की एक्साइटमेंट है। तो एक चीज़ जो कॉमन या आप यूँ कहें कि सबका मसला है, वो ये है कि आजकल बढ़ती हुई महंगाई ने हर इंसान को, हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले ह्यूमन बीइंग को परेशान किया हुआ है। अब किस चीज़ से परेशान किया हुआ है? जो अमीर है वो सोचता है कि ज़्यादा पैसे कहाँ से आएंगे, जो गरीब है वो सोचता है कि बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी, यंगस्टर सोचते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी। मतलब हर बंदे का एक मसला है, लेकिन वो मसला इंटरकनेक्ट करता है अल्टीमेटली इस बात से कि मुलाजमत नहीं है तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, अखराजात कैसे पूरे होंगे। इसकी वजह से, महंगाई की वजह से बाकी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें जो है, इसमें आपके रिश्ते आते हैं, आपकी एजुकेशन आती है, आपके दोस्त अहबाब आते हैं, टॉप ऑफ दी ऑल आपकी सेहत आती है, और सबसे अहम बात मेंटल हेल्थ, यानी आपकी नफ्सियात जो है वो इतनी ज़्यादा मुतासर हो रही है कि किसी और चीज़ को हम महसूस कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम इस चीज़ से निकल नहीं पाते। तो नफ्सियात पर कितना गहरा असर डाल रही है आज की महंगाई, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं तो उसके लिए हमने आपको कुछ टिप्स देनी है, उसको प्रोग्राम का आज हिस्सा बनाएंगे। और टिप्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मानी ने, कहते हैं हमारे नफ्सियात हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर देखिए, एक्चुअली बात ये है कि हमने बहुत सारी इस तरह की मतलब मुश्किल बातें करेंगे नहीं, ताकि आम फहम गुफ्तगू करें, आवाम को समझ आए। बिल्कुल बिल्कुल। अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप यंगस्टर्स की बात करिए, हर एज ब्रैकेट की बात करें ना, तो उनको परेशानी है। छोटे बच्चे को ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब्बा से मुतालबा नहीं करना, अब्बा को ये पता है कि बच्चों की नीड्स पूरी करनी है। एक यंगस्टर को पता है कि मुझे बस घर से निकलना है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे आगे जॉब चाहिए। मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा है और आपके पास एक्सपेंडिचर्स ज़ीरो है। किस तरह से अपनी नफ्सियात को थोड़ा होल्ड ऑन हम कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाएंगी, बाकी ज़िंदगी में चीज़ें भी इन पर फोकस करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, महंगाई पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार जो महंगाई का आप कह लें तूफान आया है, उसने जो सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है ना, वो किस जनरेशन, हमारी जो यंग जनरेशन है उसको मुतासिर किया है। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है ये तबका, क्योंकि आप देखें ना, इन लोगों ने, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो आगे उन्होंने अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाया होता है, कितने ख्वाब लेकर वो आए होते हैं, और कितनी ज़्यादा उनके घर वालों ने उनसे उम्मीदें लगाई होती हैं,
लेकिन ये सब चीज़ें क्यों, आगे जॉब्स नहीं है, जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है, अगर कोई जॉब कर भी रहा है तो उससे उसके अपने खर्चे नहीं निकल रहे, तो वो आगे अपनी फैमिली के और इसके खर्चे क्या निकालेगा। तो आपको पता है कि 25 to 30 इयर्स के एज के ब्रैकेट इस वक्त जो है डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा केसेस, एंजाइटी के सबसे ज़्यादा केसेस ये लोग रिपोर्ट हो रहे हैं मेरे पास। और इसके अलावा स्टूडेंट्स और जो जॉब करने वाले और पढ़े लिखे लोग, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस महंगाई की वजह से। पहले भी डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस आते रहते थे, लेकिन इस बार जो है वो जो केसेस आ रहे हैं, पहले होती थी एज गैप, जो एज ग्रुप होता था वो ज़्यादा एज ग्रुप के होते थे, अब यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये इस महंगाई की वजह से, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जिसके पास थोड़ा पैसा है वो बाहर चला जाता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारा इधर ही पीसेगा ना। अच्छा, आप ये भी देखिए ना कि उस्मान, ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब पिछले कुछ दिनों में जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं उसके मुताबिक यंगस्टर्स की बड़ी तादाद जो कि पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहती, दे आर बस वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बाय हुक और बाय क्रुक पाकिस्तान से निकल जाए। लेकिन अब ये बताएं कि इस वक्त शदीद महंगाई में ज़िंदगी में और भी चीज़ें जिन पर फोकस किया जा सकता है। मायूसी कुफर है ना, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। अब अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है और वसाइल आपके पास लिमिटेड है, लेकिन उसमें आपने घर में अगर आप परेशान रहेंगे, मतलब आपके बच्चे परेशान रहेंगे, आपकी वाइफ परेशान रहेगी, अगर आप वाहिद कफील है, तो नफ्सियात पर किस तरह से काबू पाया जाए कि अगर आपके पास कम वसाइल भी हैं तो उसमें साबिर और शाकिर होके कोशिश तो करें रहने की। बिल्कुल, देखिए हमें तो सबसे पहली बात हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। नो डाउट अप्स एंड डाउन्स लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, लेकिन नो डाउट इस बार बहुत ज़्यादा जो है हालात उस तरफ चले गए कि लोगों को, जिसको कह लें आप उम्मीद की किरण लोगों को नज़र नहीं आ रही है। और इस वक्त उम्मीद की किरण क्या है? सबसे बड़ी बात, जो सोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है। पहले तो ये होता था ना कि हमारे यहाँ ट्रेंड था पाकिस्तान में कि एक बंदा अर्न कर रहा है तो पूरी फैमिली जो है उसकी क्या कहते हैं उस पर गुजारा कर लेगी। ऐसा ट्रेंड नहीं था कि हर बंदा जो है अपना अपना अर्न करे। तो अब इस कल्चर को थोड़ा प्रमोट किया जाए कि जितने फ़र्द हैं एक घर के अंदर उतनी ज़्यादा उतने लोग अर्न करें। फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं तो 5 के 5 वो अर्न करें, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, कुछ जॉब्स करें। तो इससे क्या होगा, हर किसी का बर्डन डिवाइड हो जाएगा। जब बर्डन डिवाइड हो जाएगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें, मैं बहुत सारे हम यंग जनरेशन की बात करें, लेकिन हम ये देखते हैं कि खुदकुशी का जो रुझान है वो भी बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा नौजवान जो है आए ना दिन कोई ना कोई खबर हमें सोशल मीडिया पे मिलती है। और मैं बहुत सारे ऐसे इलाकों में, खासकर गिलगित बल्तिस्तान शुमाली इलाका जहाँ जो है वहाँ पे भी ये रुझान बहुत ज़्यादा है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक वक्त था कि हम सबको याद है कि ईद के ईद ही कपड़े सिलवाए जाते थे और फिर पूरा साल वही चलते थे, लेकिन अब जो चीज़ें हैं तेज़ी से बदल रही हैं। हर शख्स को जो है मोबाइल से हट के वो iPhone 4 जो है वो चाहिए, प्रो मैक्स चाहिए, इस किस्म की चीज़ें चाहिए। ये जो ज़रूरियात और ख्वाहिशात बढ़ रही, क्या आपको लगता है, और पैसे ना होने की वजह और फिर वालिदैन के साथ शेयर ना करना और कहीं कहीं वालिदैन के हालात का भी आपको पता, तो ये वजह है कि खुदकुशी का रुझान, और इसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहले भी इस तरह का था, लेकिन अब क्यों? सबसे पहली बात मैं आपसे जिक्र करूं कि सुसाइडल कब होता है इंसान? आपको बताएं कि डिप्रेशन और एंजाइटी की जो लास्ट स्टेज होती है ना, जो लास्ट स्टेज होती है उसको हम सुसाइडल कहते हैं। इसको बहुत ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कंसिडर किया जाता है। यानी कि डिप्रेशन एंजाइटी की लास्ट स्टेज जो होती है वो सुसाइडल होता है, वो बंदा सुसाइड करता है। यानी कि आप सोचें वो कितना ज़्यादा डिप्रेस, कितना ज़्यादा एंजाइटी में एक्सट्रीम पर रहा होगा, कितनी एंजाइटी में रहा होगा जिस वक्त उसने जाके सुसाइड करने का फ़ैसला किया है। और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करूँगा उससे। वो इसी तरह ही है कि देखें, पहले जैसे आपने बताया कि ईद पर कपड़े लिए जाते थे, पूरा साल वो चलाए जाते थे, इतने ज़्यादा। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, अब लोगों को आदत हो गई है हर चीज़ अपने, ये कह लें कि अब दिखावा, वो चीज़ बढ़ती जा रही है, शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो पहले ये चीज़ें नहीं, किसी के पास आईफोन है तो किसी के पास दूसरा सिंपल फ़ोन है कोई, तो लोगों को नहीं पता चलता था। अब तो वो पता चलता है ना कि आपने जी स्नैपचैट लगा रहे हैं, आप मिरर स्टोरीज लगा रहे हैं, आईफोन है आपके पास, आईफोन नहीं है। तो ये एक
इस चीज़ की वजह से जो है ना कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग। हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यंग जनरेशन जिनके पास वसाइल इतने नहीं होते, वो बेचारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसी सवाल में से सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अपने आप को मुतमईन कैसे किया जाए। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया वो अपने जिस ढंग में है, जो वसाइल है उसमें खुश रहना सीख लेते हैं और ज़िंदगी उसी ढंग में गुजार लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी हमारी आज की, अगर मैं देखूं यंग जनरेशन की जो आप बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया का दौर है भैया, हमने कभी इतना बंदा खूबसूरत होता नहीं है जो फेसबुक पे नजर आता है, इतना बंदा खूबसूरत होता नहीं जो आईडी कार्ड में नजर आता है। लेकिन ये काम हमने करने हैं, तो पाजी क्या किया जाए अपने आप को मुतमईन करने के लिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए? देखिए, ये अब मसला जो है ना, वो मसला रहा कोई इंडिविजुअल का कि हम अपने आप को, एक बंदा इंडिविजुअल अपने आप को चेंज कर लेगा या उससे कोई फ़र्क पड़ जाए, और इससे यह पूरे माशरे का मसला रह गया, पूरी सोसाइटी का मसला है। पूरी सोसाइटी को चेंज होना, मैं बता रहा हूँ ना कि अब बिग चेंज, हमारी इस वक्त सोसाइटी को एक बिग चेंज की ज़रूरत है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखें, पॉजिटिव रहें। अब पॉजिटिव किस तरह रहा जाए, मतलब कि कहीं उम्मीद की किरण नज़र आ नहीं रही, कोई फ्यूचर सिक्योर नज़र आ नहीं रहा, तो इसमें मैं कहता हूँ कि ना, आप ना लंबी प्लानिंग ना करें। लंबी प्लानिंग जो होती है ना, जैसे साल बाद, 2 साल बाद मैंने ये करना है, मैंने बाहर जाना है, मैंने वो प्लानिंग ना करें, इतनी लंबी प्लानिंग ना करें। आप छोटी प्लानिंग करें, 1-2 महीने की प्लानिंग्स करें, ठीक है, कि 1 महीने बाद क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है, इस तरह की प्लानिंग करें। उससे ये होगा कि जब आप वो अचीव कर लेंगे ना, तो आप एक रिलैक्सेशन और आपको सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो डेवलप होगी आपके अंदर। जहाँ तक कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे दूसरी साइड पर और वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने एक हार महसूस करेंगे और डिसहार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स किया करें। अच्छा उस्मान, एक और बात ये भी है कि आप बेसिकली अगर एक कॉमन प्रैक्टिस देखें, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो गया हमारे माशरे में। मतलब अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात ना भी करें, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप इर्द गिर्द जिन लोगों के काम कर रहे हैं, जिनके आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि आप एक दूसरे को मीट कर सकें, जिसकी वजह से आप जिस चीज़ का शिकार होते हैं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अगर आप बच्चों की बात करें तो दूसरे बच्चे के पास जो खिलौना है, आपका बच्चा चूँकि अफोर्ड नहीं कर सकते आपके वालिदैन, लेकिन वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। शो ऑफ से हट के ये जो एहसास कमतरी है, इसको अपनी ज़ात में से कैसे कम किया जाता है? बिकॉज अल्टीमेटली ये चीज़ भी महंगाई से ही कनेक्ट करती है कि महंगाई की वजह से कोई चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो नहीं है और किसी की अफोर्डेबिलिटी है, किसी के पास है, तो मतलब किसी का मुंह लाल देख के अपना तो मुंह चपड़े मार के लाल नहीं किया जा सकता। तो ये कैसे साबिर शाकिर इस पर आ जा सके? देखें, दोबारा से मैं वही बात कहूँगा कि ये ना, ये जो चीज़ें हमारी ना, ये सोसाइटी के अंदर बैठ गई हैं। ये चीज़ें आके ना अब हमारी सोसाइटी के अंदर बैठ गई हैं। ये अब इसकी रूट्स तोड़ना, उसको जड़ें जिसको कहते हैं वो निकालना, वो एक मुश्किल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये ख़त्म किया जा सकता है। ये चीज़ें किस तरह ख़त्म की जा सकती हैं? एजुकेशन के थ्रू। देखें, अब बाहर कंट्रीज़ में कि एक लेबरर है, उसका बच्चा, दूसरी साइड पर कोई बिजनेसमैन है, उसका बच्चा सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। इधर जबकि ऐसा नहीं है। इधर आप प्राइवेट स्कूल में ले लें और एक गवर्नमेंट स्कूल में स्टैंडर्ड्स कितना डिफरेंस है, कितना ज़्यादा उन स्कूल्स का डिफरेंस है। तो वो तो फिर जब उधर वो साथ नहीं बैठ रहे, तो आपको लग रहा है कि वो आगे साथ चलेंगे? कभी भी नहीं साथ चलेंगे वो। इसलिए एक और चीज़ जो हमने बहुत सारे मौक़ात देखे हैं, और इस मौक़ात में मैंने मेरे एक जानने वाले थे जिसके साथ हम बैठते थे, तो सामने अगर दरख्त नजर आते थे या घर नजर आते थे, जो चीज़ उनको सामने आती थी वो बड़े एक्यूरेट तरीके से उनको गिनना शुरू करते थे और मुझे बताते, पाजी ये देखे ना, ये इतने दरख्त हैं। अच्छा। तो क्या ये भी हम उसी में डाल लेते हैं? ये मुख्तलिफ चीज़ें भी हमारे सामने आती, क्या ये भी कोई नफ्सियाती मसला है और इसका हल क्या है? नहीं, क्या आप, मैं दोबारा ज़रा मुझे हरमीत रिपीट कीजिएगा अपना सवाल। मेरे जाने वाले थे, हम हमेशा बैठते थे और सामने हमारे जो चीज नजर आती थी, मुख्तलिफ दरख्त नजर आते थे, तो वो गिनना शुरू कर देते, और हम अपनी महफिल में और वो कहीं और महफिल में, गिनने की महफिल में। तो ये आपसे जानना चाहूंगा, ये जहां पे बैठे हैं और चीजों को गिनना शुरू करें, सोचना शुरू करें, इस क्या ये भी उसी मसाइल में आती है? और बिल्कुल इस किस्म की चीजों का क्या हल होता है? हाजिर में हाजिर नहीं है। हाँ, देखे ना, एब्सेंट माइंडेडनेस आ गई ना इधर 2-3 चीजें आ गई। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो कोई और चीजें गिनना शुरू कर देते थे या वो किसी और सोच में चले, इधर 2-3 चीजें आ गई हैं। एक चीज तो आ गई है ओवर थिंकिंग का मसला ये है कि आप बैठे हुए कहीं हैं, सोच कुछ हो रहे हैं,
ठीक है, एक ये, और ओवर थिंकिंग अल्टीमेट आपको लेकर जाती है डिप्रेशन और एनजाइटी की तरफ। दूसरी चीज़ आ गई OCD, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। ये भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा, वो भी जो ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं ना, वो बिल इन द एंड OCD का शिकार हो जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर का, कि हर चीज़ को यानी कि उनको फॉर एग्जांपल उनको अपनी हर चीज़ अपनी जगह पर चाहिए, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना। इवन के कुछ लोग जो हाइजीनिक जो होते हैं वो अपने हाथ बार बार धोएंगे और इसको लेकर बहुत ज़्यादा फोबियाज होंगे। हाँ, ये OCD। हाँ, बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, ये भी बताएगा एक और चीज़ कि लिव इन द मोमेंट, एक मतलब एक एडवर्ब है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ, लोगों से कहती हूँ कि इसका ज़रा ख्याल भी किया करें। आप अगर इसमें रहेंगे, इस फॉर्मूले में रहेंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सिर्फ महंगाई की वजह से जिस चीज़ का मुसलसल लोग शिकार हैं वो है फ्यूचर की सोच। ओवर थिंकिंग भी चले और चीज़ है ना, कि आप एक चीज़ के बारे में जो प्रेजेंट है उसको बारे में भी आप मुसलसल सोच रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। एक जो फिक्र है ना मुस्तकबिल की, उसने परेशान किया हुआ है माँ बाप को कि अगर बेटी है तो उसकी शादी करनी है, बेटा है तो उसको हमने पढ़ाना लिखाना है। अब जो बच्चे हैं उनको अपनी जॉब की फिक्र है, जो पढ़ रहे हैं उनको अपने डिग्री की फिक्र है। ये मुस्तकबिल की जो सोच है और मुस्तकबिल की जो फिक्र है, ये आपको हल्कान कर देती है। बिल्कुल। किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जाए इस बात पे कि अगर आज के दिन भी अगर आपने 500 या 1000 रुपए कमाया फॉर एग्जाम्पल किसी मजदूर ने, तो आज की रोटी तो पूरी हो गई ना, कल को अल्लाह देखा, मतलब अल्लाह ने वादा किया आपसे, तो कल की देखा जाएगा। हम हमेशा कल की फिक्र में अपने आप को हल्कान करते हैं, इससे कैसे बचा जाए? मैं टोटली एग्री करूंगा आपकी इस बात से। देखें, मैं हमेशा से कहता हूं कि पास्ट को लेकर साथ चलना नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट आपको आगे जीने नहीं देगा। फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर लेंगे। तो लिव इन द मोमेंट, बिल्कुल सही बात है। अब मैं यही कहता हूँ कि आप जो प्रेजेंट आपका चल रहा है आप उसमें रहें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने एग्जांपल दी, आज एक मजदूर है, उसने रोटी कमा ली, आज का तो उसका पूरा हो गया, लेकिन वो कल की सोच में, कल उसके बाद क्या होगा, कल का मैं क्या करूँगा। जबकि नो डाउट रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने खुद किया हुआ है, वो रिस्क देगा। और दूसरी साइड पर देखें ना, जो हमारे यंग जनरेशन है उनके साथ भी ये इशू है, उनको आगे फ्यूचर अपना सिक्योर नज़र नहीं आता। वो उसकी टेंशन लेकर उसकी परेशान, उस चीज़ को अपने सर पर सवार करके सुसाइडल हो जाते हैं। और जो जॉब्स कर रहे हैं उनकी जॉब सिक्योरिटीज़ कोई नहीं है, फिर अपना काम अच्छे से कर नहीं पाते ना, जो मौजूदा काम होता है। और फिर होता ये है कि जब आपको पता है कि जॉब्स इतनी ज़्यादा है नहीं अवेलेबल, तो आपके जो आप प्राइवेट कंपनी के मालिकान होते हैं वो भी उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा डाल देते हैं, ओवर बर्डन उनको कर देते हैं। उनको पता है कि इसने भाई भाग कर तो कहीं जाना है नहीं है, तो इसके पास और कोई हल है नहीं। डॉक्टर साहब उस्मान, दो चीज़ें हमने देखी हैं अपने मुआशरे में, चाहे हम भी जब एजुकेशन पूरी हुई है भैया, तो फिर घर में भी देखते हैं कि भैया आप काम क्यों नहीं करते, सारा दिन लेटे होते हो। इस तरह के ताने जो हैं वो नौजवान लड़कों को भी मिलते हैं, और जो लड़कियां हैं उनके बारे में भी एक हम देखते हैं कि कभी जैसे वो ग्रेजुएट होती हैं या बालिग हो जाती है तो फिर शादी के चक्कर लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर शादी हो जाती है तो फिर भैया महीना पूरा नहीं हुए बच्चे की सोच पैदा हो जाती है। ये सारी चीज़ें, इसमें हमारे पेरेंट्स का या हमारे आने वाली जो दूसरी फैमिली जो लड़की किसी और फैमिली में जाती है, इनकी क्या क्या आप समझते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि ये जो डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें हाथ भी वालिदैन का भी आ जाता है? बाजी बिल्कुल आपने बजा फरमाया, इसमें कहीं ना कहीं हाथ वालिदैन का नहीं, मैं तो कहूँगा 60 to 70% हाथ वालिदैन का आता है। वो किस तरह आता है? देखिए, डिप्रेशन और एनजाइटी, आपको मैं एक बात बताऊं, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो आके हमसे ना बात डिस्कस करके ना, और वो कहते हैं कि 50% जो है ना हम डिप्रेशन हमारा ख़त्म हो गया, एनजाइटी हमारी ख़त्म हो गई, 50% हम रिलैक्स हो गए हैं बात डिस्कस करके। अब आप ये सोचें, अगर यही बात वो अपने पेरेंट्स से कर लें, अगर उनके घर वाले इतने सपोर्टिव हों, जो उनकी बात सुने, जो समझे इस चीज़ को, तो ये इस तरह इस सिचुएशन पर ये जो सुसाइडल होना और एनजाइटी के इस लेवल पर आप पहुंचेंगे ही नहीं, अगर आपके घर में ही आपको इतनी सपोर्ट मिली है। लेकिन नहीं, फिर मैं वही कहूँगा कि पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। नो डाउट शहरों में लोग हैं इस तरह के, लेकिन स्टिल फिर भी शहरों में भी क्यों सोसाइटी प्रेशर इतना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जॉबलेस है, जॉब नहीं है उसके पास, 1 साल हो गया उसको,
तो जी आपके हमसाए आपके आग से पूछ रहे हैं जी थोड़ा मुंडा की करता है, ठीक है, आपके रिश्तेदार है कोई, ओ भाई क्या कर रहे हो आजकल, कहीं जाते हुए नहीं हो कि जॉब शॉब नहीं कर रहे हो, उस प्रेशर इतना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक लड़की वो 24-25 साल की अभी हुई नहीं है, तो वो किसी इवेंट में जाने से घबराना शुरू हो जाती है। शादी का इवेंट है, कोई भी इवेंट है, उधर जाना से डरना शुरू है। क्यों? लोग पूछना शुरू हो गए, बेटा शादी नहीं हुई आपकी? उसके पेरेंट्स से पूछना, उसकी शादी, अरे शादी नहीं, कितनी उम्र लंघ दी जा रही है, वो भाई अभी वो 24-25 साल की हुई है। तो देखे ना ये चीज़ें, फिर पेरेंट्स, वही बात आ गई कि सोसाइटी पेरेंट्स को प्रेशराइज करती है, पेरेंट्स फिर बच्चों को करते हैं, फिर बच्चों के पास कोई एस्केप रूट नहीं होता, एस्केप रूट उनको फिर। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात बताएं, वो ये कि महंगाई की वजह से बाजुकात जो सफ़ेद पोश तबका है, चले वो तो चीज़ों को वैसे ही उनको हाइड करना आता है या आप कहें कि बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आता है, लेकिन एक नौजवानों में एक चीज़ बड़ी कॉमन पाई जाती है जो कि मुझे लगता है कि अलार्मिंग सिचुएशन है पेरेंट्स के लिए। आप होते कुछ है, आपने दिखाना कुछ होता है। आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो अगर एक लैंडलॉर्ड का बच्चा है तो ऑब्वियसली वो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुआ है, आपको क्या जरूरत है अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करने का, कभी आपका बैकग्राउंड भी ऐसा ही है। ये जो बैकग्राउंड या अपना असल छुपाने वाली बात है, महंगाई के इस दौर में आप सिर्फ अपने आप को एक कंपटीशन में डाल देते हैं कि भाई अगर वो अच्छा है, वो अच्छे कपड़े पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने, तो चाहे आप फेक पहने, लेकिन आपको मैं तो ब्रांड है, तो लंदन से आया था एंड ऑल दैट ना। नौजवानों में ये चीज जो बढ़ती चली जा रही है महंगाई की वजह से, इसे आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? ये देखे वही बात आ गई ना, अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर इंसान जब होता जा रहा है। और यकीन माने कि मैंने कई लोगों को देखा है, इवन के हमारे अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी इस तरह देखते थे कि जो है वो है, उसे ऑन करें ना, उसे एक्सेप्ट करें, आपको क्या जरूरत है फेकनेस की? मैं हमेशा से, इवन के मैं स्टूडेंट होता था तो मैं लोगों को कहता था कि यार बी हु यू आर, जो आप हो वो बनो, कि फेक बनने की जरूरत क्या है? क्यों आप उस दौड़ में, उस कंपटीशन में, किसी को अल्लाह ताला ने कितना दिया है वो अल्लाह ताला का निजाम है, ठीक है ना, अल्लाह की तकसीम है, ठीक है। आप जब उस कंपटीशन में आ जाते हैं ना, तो वो फिर होता ये है कि आपके पास जो होता भी है ना, आप वो भी खत्म कर देते हैं। वो जो आपके पास होता भी है ना, वो भी आप उसी दौड़ में जब लग जाते हैं ना, वो आप खत्म कर देते हैं। फिर आप बैठ जाते हैं कि यार अब क्या करें, बजाय इसके कि आपको सब्र और शुक्र के साथ काम लेना चाहिए और उस पर ही सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं बात बता रहा हूँ ना कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। ये चीज़ें सारी एड्रेस की जाएंगी कि एजुकेट करके लोगों को, आप जितना एजुकेट करेंगे, जब लोगों को पता चलेगा तो तब। लेकिन बात ये है ना कि अब देखें जिसके पास फॉर एग्जांपल पैसा है, गाड़ियाँ हैं, या वो, अब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हर बंदा उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना। तो अब आप ठीक कह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी बातें और भी हैं करने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, वक्त के हम हमेशा से पाबंद होते हैं। अब आपने लेनी है आपसे छुट्टी, लेकिन आप बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त बातें की। लेकिन मैं कंक्लूड करूँगी पूरे सेगमेंट को इस तरह से कि आपके पास जो भी है ना, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ और आज उस पर थोड़ा सा शुक्र अदा कर लें, क्योंकि खुशकिस्मत वही है जो अपनी किस्मत से खुश है। तो अपनी किस्मत में जो भी है ना, उसे दोनों हाथों से एक्सेप्ट करें। हो सकता है कि आज के दिन आप खुश हो जाएं, और अगर आज के दिन आप खुश होंगे तो मुझे उम्मीद है कि कल का दिन भी आपका बेहतरीन गुजरेगा। तो शुक्र अदा करें आपके पास जो भी है और आप जहाँ भी हैं। हमने लेनी है आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और शुक्र रमज़ान है तो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, अगर उनको आपकी ज़रूरत है तो उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।